20 माइक जो है खेसारी पर लग गए और पीछे उनके पीए खड़े थे। हमने माइक नहीं लगाया, हम पीछे से पीए को बोले फोन नहीं उठाते हो, अगर विधायक बन गए तो भी नहीं उठाओगे। और खेसारी पीछे से सुन रहे कि इनके पीए को कोई डांट लगा रहा है। मतलब आपने वही हड़का दिया उनको? वही हड़का था। और तेजस्वी आए और मुझे इशारा किए, मैंने कहा दो सवाल। बाबा केने बोर्ड जाओ, उन्होंने कहा तोरा दिखाना है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एकदम से चाय का कप वो नीचे किए, कप भी नहीं, स्टील वाला ग्लास, उसको नीचे किए और बोले कि देखिए गांव ना है इधर, इसीलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो सब जय श्री राम। पटना के ही बहुत बड़े संपादक हैं, उन्होंने इनको फोन किया था किसी इंटरव्यू के लिए, तो ओसामा ने कहा कि या तो आप मुझसे चुनाव लड़वा लीजिए या मुझसे इंटरव्यू करवा लीजिए। नेता से बात करी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मैंने कहा कि कितना नंबर आएगा, कैसा आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका फीडबैक है, क्योंकि कल रात को सब जगह से रिपोर्ट आपके पास आ गई होंगी। तो उन्होंने कहा किसी होटल के अंदर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के व्यक्ति थे, मनोज झा प्लेट लेके जा रहे थे, तो मनोज जी को कहा कि अरे आपने बंच ऑफ थॉट जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारा इतना अच्छा तो हमारे नेताओं ने नहीं पढ़ा है। तो मैंने मजाक में कहा कि अरे इनको भी ज्वाइन कराना है क्या? तो मनोज जी बोले अरे हमको माफ कीजिए। और उन्होंने हाथ हिलाया, हमसे बात की, हमने कहा बाइट दे दीजिए। बोले ना आज बाइट ना दे, वो भोजपुरी में मुझसे बात करते हैं। हाँ। मैंने कहा कि दे दी, बोल दी। उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाइट नहीं दूंगा, भोजपुरी में ना दे। और अंदर जा करके उन्होंने कहा कि ए हाई कुर्सी हटाओ, आज एक अपना बैठो। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। तो जैसे बोलना हो कि क्या आप ठीक हैं? कह रहे वो ठीक बनी? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाता रहा? बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत बनत रहा, दिमाग ठिकाने लगाए। दिमागे ठीक कर दे। बहुत मुश्किल है ये दिमागे ठीक कर दे। ये देखिए ना, यहाँ पे बिहार में 20 किलोमीटर में कहते हैं कि भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, बोलचाल बदल जाती है। और हम क्योंकि बिहार में हैं तो हम आपसे यही कहेंगे, पहला राउंड के वोट के बाद नेता लोग आपन आपन हवा बांधत बाड़न, केहू लहर पे सवार बा तो केहू कहत कि हम जनता के दिल में बसे नहीं, लेकिन केकर हवा होई फुस और के उड़ाई गर्दा, ई हम बाद में बतलावत है। ये हम बाद में बताओ तो नहीं, ये हम बाद में बतावत है नहीं। बहरहाल अभी फिलहाल शुरू करते हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर का अपना पॉडकास्ट। आप हमें देख और सुन सकते हैं एप्पल, स्पॉटिफाई और हमारे अपने चैनल पर। और जिस तरह से हम बिहार में रिपोर्टर्स ऑफ एयर की बहार ला रहे हैं, तो आप देखिए हमारी पुरानी जो जोड़ी है या चौकड़ी है वो आपको नजर आ रही होगी। और उसके साथ हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं। शशि भूषण जी हमारे पास आए हैं, हमारे रिपोर्टर्स ऑफ एयर में पधारे हैं, क्योंकि इनको पकड़ना 14 जिलों के रिपोर्टर्स के लिए और असाइनमेंट के लिए भी नामुमकिन है। अमूमन आप इनको ऑन एयर ही देखते हैं और सारी खबर ब्रेकिंग न्यूज करते हुए देखते हैं। और हमारे विश्वसनीय साथी और सहयोगी पटीदार हिमांशु मिश्रा जो हैं, जो मतलब वैसे उम्र में हमसे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, अनुभव में हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो हमारे साथ हैं, जो आपको पूरे एनडीए से लेके विपक्ष की भी सारी खबरें बता देंगे। और हमारे ट्रू फायर ब्रांड खबरी, जासूसी, छपास, रोगी पत्रकार यहाँ पे दाहिना हाथ मेरा बाया हाथ यहाँ पे मौजूद है। राहुल गौतम उर्फ आरजी आ गए हैं। और एबी, अमिताभ बच्चन नहीं, अभिषेक बच्चन नहीं, अमित भारद्वाज, वो पूरा आपको माइन्यूटली जैसे विश्लेषण करते हैं पूरी गंभीरता से, वो उसकी कहानी बताएंगे। लेकिन बिहार के हम सियासी सरजमी पर है, पहले चरण की वोटिंग हो गई है, हम वो सब कुछ नहीं बताएंगे जो टीवी पे हम बड़बड़ बोल चुके हैं। शुरुआत करते हैं कि क्या रिपोर्टर्स ने देखा, कोई दरभंगा में था, तो कोई अलीनगर में था, कोई बक्सर में था, तो कोई राघोपुर में था, और कोई मुकामा से लेके लखीसराय तक छलांग मार रहा था हनुमान जी की तरह। तो आज तक के हनुमान जो बिहार में है, उनसे ही से पहले
बात कर लेते हैं कि हनुमान जी के कई मायने भी यहाँ पे बदल जाते हैं। शशि जी, आप मोकामा में अपना पूरा माइक जमाए हुए थे, पैर और पंजा जमाए हुए थे, तो ये बताइए, पंजा नहीं मतलब पंजा तो कांग्रेस का हो जाएगा, पैर जमाए हुए थे, तो अंगद बताइए। की तरह, हाँ? अंगद की तरह। अंगद की तरह, हाँ। देखिए, मोकामा के बारे में हमने सोचा था, मौसमी की नजदीक की सीट है मोकामा विधानसभा, बाहुबलियों की टक्कर यहाँ होती है, तो हम लोग जाएंगे एक आध दिन, मतलब जो वोटिंग का दिन होगा उस दिन कवर करेंगे, एक दिन पहले कवर करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को एक घटना जो हुई वहां पे, उस घटना की वजह से मोकामा के हम डेली पैसेंजर बन गए। मतलब सुबह निकलते थे यहाँ मोकामा के लिए और फिर शाम में लौटते थे, वहाँ रुकने की ठहरने की बहुत कोई जगह है नहीं। तो लड़ाई तो दिलचस्प हुई है मोकामा में, कल दिन भर हम कवर करते रहे, लेकिन बाहुबलियों की लड़ाई में जो एक नैरेटिव कहीं ना कहीं लगातार सेट भी किया जाता रहा कि हाँ डर है, खौफ है, लोग वोटिंग नहीं करेंगे यार, घरों से कैसे निकलेंगे, डरेंगे। ललन सिंह का बयान आया, सबने देखा, आनंद सिंह जेल गए, सूर्यभान सिंह आरोप लगा रहे थे, लेकिन हमको कहीं डर दिखा नहीं कर। अच्छा, डर नहीं दिखा? नहीं दिखा। और मैं तो मोकामा जो शहरी इलाका है उससे ज्यादा मैंने समय कल मोकामा टाल के इलाके में मतलब बिताया। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि टाल के इलाके में आप जाएंगे ना, तो एक से दूसरे गांव या दूसरे बूथ की दूरी कम से कम 10-15 किलोमीटर है, चूंकि रिमोट एरिया है, दियारा का इलाका है, तो वहां पे लेकिन हर जगह भीड़ दिखी। महिलाओं की कतार, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सिलेक्शन में पहले फेज के बाद, वो जबरदस्त थी, बहुत भौकाल बना दिया और आपने। मैं तारतर गया। आज तक पहली टीम थी जो उस गांव में गई, जिस गांव में दुलारचंद यादव जिस गांव से थे, जिनकी हत्या हुई 30 अक्टूबर को, और उस गांव में भीड़ थी। और सबसे बहुत चौंकाने वाली बात जो मुझे दिखी, वहां एक तरफ वोट नहीं पड़ रहा था। अच्छा। वहां दोनों तरफ लोग मतलब मतदान कर रहे थे। मैंने एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, बाबा केने वोट जाओ? उन्होंने कहा, तोरा दिखाना है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, विकास के तब ना विकास लगी वोट दे रही है। तो वहां की जो लोकल भाषा है उसमें उन्होंने जवाब दिया कि विकास हुआ है, इसलिए हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग कह रहे थे कि बाहुबलियों से मुक्ति चाहिए। तो अब तो सब कुछ जो है वो ईवीएम के अंदर कैद है, और नतीजा सबको मालूम है कि 14 नवंबर को आएगा। लेकिन हाँ, लड़ाई कांटे की है, और मुझे लगता है कि 2 कदम और अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग, हिमांशु जी सहमत होंगे मेरी बात से अगर, कि नीतीश कुमार ने एक गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन रचा और गढ़ा, उसका भी एक लिटमस टेस्ट है। अगर वो वहाँ बच पाता है, जैसे धानुक वोटों की वहाँ पर मौजूदगी है, धानुक और यादव कभी एक साथ वोट नहीं करते, हाँ। और भूमिहार वोटों की तादाद वहाँ सबसे ज्यादा है। तो अगर धानुक में डिवीजन हुआ, और इस हद तक डिवीजन होता है कि जेडीयू के कैंडिडेट जो अनंत सिंह है, अगर वो हार जाते हैं तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जिसकी कोशिश तेजस्वी यादव पिछले लोकसभा चुनाव से कर रहे थे। हमने देखा था मुंगेर लोकसभा सीट पे तेजस्वी यादव ने अशोक महतो को उम्मीदवार बनाया था, और अशोक महतो जो है वो किस जाति से आते हैं सबको पता है, मतलब वो उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो एक कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन वो कोशिश उनकी सफल हुई नहीं, क्योंकि ललन सिंह सामने थे। ललन सिंह चुनाव के माहिर खिलाड़ी, जो अति पिछड़ा को वो यादव के साथ जाने से उन्होंने कहीं ना कहीं रोका अपने मैसेज के जरिए। लेकिन वो मोकामा में चीजें अगर इस बार अगर हुई हैं या हो गई हैं, तो मैं ये मानता हूं कि वहां पे प्रशांत किशोर ने मदद कर दी तेजस्वी यादव की, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी, वो उसी धानिक कम्युनिटी से थे। तो बाकी तो चीजें सब कुछ ईवीएम के अंदर है। मौसमी, हिमांशु, आपसे भी पूछेंगे पहले ये, क्योंकि इस पर हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे चर्चा भी कर रहे थे, और आपका विश्लेषण कुछ और कह रहा था। देखिए, 2 चीज हैं। जो बात अभी शशि कह रहे थे ना कि ईसीबी जो उन्होंने 2010 में करा था, 2 उस टाइम के नैरेटिव थे, एक ईबीसी और दूसरा था पसमंदा मुसलमान। थर्ड उन्होंने किया था उस टाइम पे बच्चियों को साइकिल देके और पंचायत में चौथा रिजर्वेशन देके। वो जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन ने नीतीश कुमार और एनडीए को 200 से पार पहुंचा दिया था। इस बार उन्होंने उस सारी चीजों का टेस्ट करते हुए महिलाओं को तो दिया है। अब अगर अति पिछड़े में गैर यादव थोड़ा सा भी डेंट हुआ तो उसका बड़ा नुकसान जो वो एनडीए को हो सकता है। अगर धानुक समाज गया तो चाहे वो प्रशांत की तरफ चला गया, तो जो एनडीए का वोट था वो कटेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि कितना लार्ज लेवल पर ये जाएगा। अगर
मोकामा और उसके आसपास लखीसराय इधर उधर रहा तो ठीक है। अगर ये बैकवर्ड जो है, जो गैर यादव है, वो डेंट पड़ेगा तो मुझे लगता है कि जो शशि कह रहे हैं तो उसका फिर जो 14 तारीख को नतीजे आएंगे वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक सोशल इंजीनियरिंग जो है जातिगत change हो समीकरणों जाएगा। के हिसाब से हाँ। वो तेजस्वी ने की, और वो मुझे लगता है उसका गणित उन्होंने अखिलेश यादव से सीखा। जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने किया कि यादव कम, मुस्लिम कम, नॉन यादव ओबीसीज को टिकट्स ज्यादा देना और फिर कैंपेन को लेके जाना। और इसलिए आप देखेंगे अखिलेश यादव भी यहाँ पे लगातार अपनी पार्टी के तरफ कैंपेन कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो डेंटफुल है, लेकिन महिलाएं क्या इस बार भी नीतीश कुमार को बचा के ले जाएंगी? उस पे हम लोग ये आएंगे। है। महिला वाला पूरा एंगल जिस तरह से हिमांशु भी बता रहे हैं, और मतलब अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हिमांशु का ऑब्जर्वेशन है। शशि गए, आपको बता दें कि हम लोग पूरे दिन लगभग पोलिंग के दिन हम लोग के शशि के 40-50 हो गए होंगे, हमारे कुछ 24 लाइव हो गए, क्योंकि हम अंग्रेजी भी थोड़ा बोल लेते हैं। नहीं, चूंकि मैं मोकामा में था ना तो थोड़ा ज्यादा बार मतलब लोग उस चक्कर में आप कहना भूल गई, शशि ने अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए। हाँ, मैं पटना सोच ये रहा था है कि ये dedication। बिल्कुल सरासर मतलब नहीं, उसके लिए कर्तव्य मोकामा पथ नहीं पे- हिमांशु जी, उसके लिए तो मुझे लगता है कि मैं तो प्लानिंग कर रहा था कि शाम में आके अंतिम घंटे में मोकामा से पटना पहुंच के दे दूंगा, लेकिन लखीसराय में जो हुआ उसके बाद मुझे मोकामा से लखीसराय जाना पड़ा। हाँ, और लखीसराय वहाँ- को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मतलब वोटिंग छूट गई लखीसराय के चक्कर तो में। डाला ही नहीं वोट आप। नहीं, कल तो मैं नहीं डाल पाया। देखिए, ये भी होता है, कर्मठता किस तरह की होती है, मतलब कोशिश थी पर पहुंच नहीं पाए। और लखीसराय में क्या एंगल हो गया, गोबर किधर गिरा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन राहुल, आपसे बात कर लेते हैं। हमें एक रिपोर्टर फोन करके बोले, अरे राहुल तो छोड़ ही नहीं रहा है सेलिब्रिटी को, जिधर जा रही है उधर वॉक थ्रू छापे जा रहे हैं। क्या हो गया था मैथिली ठाकुर के पीछे? मैं कल पूरे दिन अलीनगर जो सीट है वहां पर था। वो सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। वो सीट पहले वीआईपी के पास थी। हाँ। जो वीआईपी के उम्मीदवार थे वो फिर भाजपा में चले गए, भाजपा में उनको टिकट नहीं मिली, और अब वहां से बीजेपी ने टिकट दिया मैथिली ठाकुर को। हाँ। मैथिली ठाकुर के सामने आरजेडी ने वही उम्मीदवार दिया जो पिछली बारी 3100 वोटों से हारे थे। तो जितना, और वहां पे 3 प्रमुख जातियां हैं या धर्म है, एक मुस्लिम है, यादव है और ब्राह्मण है। तीनों उम्मीदवार जो बड़ी पार्टियों के हैं वो ब्राह्मण है। तो आपके पास मैथिली ठाकुर है, विनोद मिश्रा है और विप्लव चौधरी है। जितना मैं घूमा मुझे लगा कि चुनाव जो है उनका बहुत ज्यादा मुश्किल चुनाव है। और क्योंकि आरजेडी के पास 1-2 वोट बैंक हैं बड़े, मुस्लिम और यादव, और क्योंकि जो कैंडिडेट है वो भी ब्राह्मण है और पुराने वहां पे लोकल उन्होंने बाहरी और आउटसाइडर इनसाइडर का एक ये नैरेटिव भी किया। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात हुई कि वो एक वोटिंग बूथ पे गई, और उस पोलिंग बूथ का नाम था बोरवा। मैं वहीं पर मौजूद था, मैंने वहां पर छोटा सा इंटरव्यू भी किया। उन्होंने वहां पर जाकर बोला कि देखिए, उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं वो हरी साड़ी पहन के आई हैं और बार बार वोटिंग क्यू में बोल रही हैं 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। मैंने पूछा तो बोले 3 नंबर आरजेडी के उम्मीदवार का चुनाव मतलब बटन है। अच्छा, वो आप ही का इंटरव्यू वो- था जिसमें बोल रहे हैं हरा पहन के आई हैं, हरा पहन के आई हैं, हरा गमछा डाल के गमछा हिला रहे हैं, ऐसा उन्होंने पूरा करके भी दिखाया। तो लेकिन उनको उस पोलिंग बूथ का नाम नहीं मालूम था। उनके पीछे उन्होंने किसी से पूछा कि वो कौन है, कौन सी जगह है, कौन सा बूथ है, तो किसी ने पीछे से बताया बोरवा। नहीं, पर आपने क्या देखा? वो जान के हरी साड़ी पहन के आई थी। ऐसे तो वो खुद भी भगवा रंग की साड़ी भगवा पहन रंग के की आई साड़ी थी। पहन के, कपड़ा तो कोई कुछ भी पहन उनके बगल में अरे, भगवा कुर्ते में आदमी। कपड़े का एक अलग, कपड़े के रंग की अलग कहानी है। अच्छा, कल क्या कहानी? मैं नदियामा पहुंचा जब लखीसराय में, तो जो उसके पहले भिड़ंत हो चुकी थी आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच, तो मैं जिस बूथ पे पहुंचा वहां पर एक सज्जन थे, मतलब ग्रामीण थे। उनका जो आरोप था कि यहाँ अजय सिंह प्रभावित कर रहे थे मतदान को आकर के। उस मामले में चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट दे रहा है और बाकी चीजें हो रही हैं। तो उसमें उनका ये कहना था कि मैं ये भगवा रंग की गमछी पहन के आया हूँ, अजय सिंह इसके लिए मुझे बोल रहे थे। तो भाई, एक तो मानिए आप बिहार में आप अगर हैं, तो आपके कंधे पे माथे पे अगर हरे रंग का गमछा है तो उसका मतलब दूसरा होता है। सीधी सी बात है।
और तेजस्वी यादव इस बार तो थोड़ा कम उन्होंने गमछा बांधा अपने माथे पे, पिछले चुनाव में ज्यादा बांधा था 20 में। अच्छा। और वो बाबू साहब वाला जो उनका बयान आया और जो गमछा आया, बाद में वो बैठते थे हम लोग के साथ, कहते थे तेजस्वी की कहीं गलतियां हो गई उनसे। मतलब अगर तेजस्वी गमछा बांध ले माथे पे, अच्छा माथे पे हाँ, बांध ले। माथे पे बांध ले और हाथ हिला दें, हाँ। तो यादवों में मतलब जो उनका कोर वोटर है उसमें बहुत उत्साह आ जाता है और कहीं कहीं अति उत्साह आ जाता है, इसकी वजह से कई बार उनको वो चीजें नुकसान। इसलिए इस बार उन्होंने टी शर्ट पहन के हाँ, टी शर्ट पहना और अलग अलग रंग की। मैंने पूछा एक दिन, अच्छा, अलग-अलग रंग की पहन मतलब वो आप देखिए ना, वो लाल पीली हम हरी सब जब थे पहना तो उन्होंने। लाल पहने हुए थे जब हम कवर हर दिन अलग टी शर्ट और बड़ा सा एक सिंबल उनका। तो खैर वो एक कंफर्ट जोन के लिहाज से भी ठीक था। एक जो बिहार अधिकार यात्रा उन्होंने की, वोटर अधिकार यात्रा, जो हम और राहुल कवर कर रहे थे, उसके आप भी गई फिर बाद राहुल में। गौतम, हाँ, राहुल अरे गौतम। कहाँ पहुंचा दिया इनको। तो उसकी अलग कहानी है, वो हम लोग आगे में बात करेंगे। तो मौसमी भी फिर बाद में आप भी जुड़ी, आप भी जुड़े, सब लोग, अमित भी जुड़े। तो सब लोग, हम लोग बारी बारी से अपना अटेंडेंस बनाए उसमें। लेकिन जब तेजस्वी अकेले निकले ना, तो हम घूम रहे थे साथ में, तेजस्वी यादव ने उस दौरान वो गमछा बांधा माथे। अच्छा, उस वाले में हाँ, उसमें बांधा उन्होंने, जहानाबाद में बांधा, बाकी जगह पे बांधा, हाथ भी हिलाया। लेकिन शायद उनको लग गया बाद में कि इसको अगर बहुत करेंगे तो फिर हो सकता है कि दिक्कत हो। तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी टीम शायद इस पर रोक लगाई और इस बार वो चीजें नहीं दिखी हैं। Aggressiveness नहीं है। एग्रेशन उस तरह का नहीं है। मैं उसमें पूछूंगी, आपने बोला ना कि टी शर्ट के बारे में आपने पूछा था तेजस्वी से। हाँ, मैंने पूछा था। वो टी शर्ट बड़े अच्छे ब्रांड का टी शर्ट है और उसका ब्रांड जो है ना, उसका कोई लोगो रहता नहीं है। अच्छा, ब्रांड अच्छा है पर हाँ, लोगो नहीं है। रहता नहीं है और आप उसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस पे वो लालटेन वाली सिंबल है। तो उसका लेंस पे अगर आप वो गूगल बिल्कुल, पे चेक अगर करें, आप कहें तो रणनीति के तहत जो हाँ, लोगों वो को है। छुपाया और, गया। जैसे कुछ बड़े नेता हैं जिनको आप भी कवर करती हैं, राहुल गांधी गौतम से करते हैं, तो मैं नाम नहीं ले रहा था। तो वो जो टी शर्ट या शूज पहनते हैं वो बड़े वायरल हो जाते हैं, लोग उसको शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। तेजस्वी यादव के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। टी शर्ट तो मंगाई गई थी और टी शर्ट अच्छे ब्रांड की टी शर्ट है। कितनी कीमत होगी? ये मत खुलवाइए, क्योंकि ये जिन लोगों अंदाजन आपको, अच्छा पता है आपको? हाँ पता है, लेकिन मैं नाम मगर पर उनको तो शौक से भी कीमत पहनते बता हैं दूं ना। तो अगली बार मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि कितनी कीमत की अच्छा। है। तो चूंकि एक ही आदमी है जो बता सकते हैं, तो वो छोड़ ही दीजिए 10,000 20,000 ऊपर की। तो वो 30,000 वो 40,000। तो वो आप सीधा सीधा नाम पूछ लो, कौन बता सकता है, नहीं बता संजय यादव। तो अरे 30,000 40,000। देखिए है क्या कि तेजस्वी यादव की टीम भी बहुत पहले से मैच्योर हुई है। जो हमने कमी देखी, और पिछले 2 चुनाव में कह सकते हैं, 15 में तो मामला दूसरा था। नीतीश कुमार साथ थे, लालू यादव साथ थे, अंगणित साथ हुआ, प्रशांत किशोर की बल्ले बल्ली हो गई उसमें। तो वो तो एक मतलब आधार वोट बैंक दिखा, और वो इंटैक्ट जब हुआ 1+1 तो 2 होना है, तो वो चीजें हुई। 20 में मेहनत उन्होंने की, लेकिन उस मेहनत में कमी रह गई। इस बार वो मेहनत दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हम लोग तमाम वोटर इक्वेशन हाई परसेंटेज पे बात कर लें, लेकिन कल रात भी जो मेरी बात हुई आरजेडी के उनके जो करीबी लोग हैं, उनका कहना है कि 80 से कम तो हम नहीं आ रहे हैं। तो अपना अपना क्लेम है। और एक डाटा उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग मुझे शेयर किया, हालांकि मैंने उस पर रिसर्च बाद में खुद करी। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि लालू प्रसाद यादव 1990 से जब सत्ता में आए, 1990, 1995 और 2000, इन तीनों बार, 2000 में राबड़ी देवी आई, मतलब लालू प्रसाद ही थे, राबड़ी देवी सीएम थी। तीनों दफे जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज था वो 60+ था। अच्छा। और नीतीश कुमार 2005 से जब सत्ता में आए तो कभी भी वोटिंग परसेंटेज 60+ नहीं गया है। तो आप केवल, मतलब ये कहने का मतलब ये है, आरजेडी का जो बेस है कहने का, अपना दावा है कि अगर ज्यादा परसेंटेज है तो हम ये क्यों न माने कि ये हमारे पक्ष में जाएगा। ठीक है, मौसमी ठीक है। अमित को सिर के पास चलते हैं, फिर हम भी बताएंगे कि छपरा में हमने क्या देखा। पहले एक दौर उस चीज का हो जाए। तो अमित ये बताइए कि आपकी जो डबल 4 आंखें है ना आपके, तो मतलब एक सोशल मीडिया में एक आप पहनते भी हैं और आज पहने नहीं है वैसे, चश्मा तो रखा हुआ है। रखा है जेब में। जब देखना होता है तो चश्मा पहन लेते हैं। तो क्या देखा आपने, अपनी आंखों देखी, बताइए। मैं तो सिवान में था, और सिवान में जो है 8 सीटों में 2 पे तो बहुत ज्यादा नजर लोगों की थी। एक ऑब्वियसली जो रघुनाथपुर की सीट थी, जहां ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और मीडिया से पूरे चुनाव में बात नहीं की है ओसामा ने, और जो एक कामनेस बना रखा था वही पोलिंग के समय भी था। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, लंबे समय से इलेक्टोरल सेटबैक सहने वाला परिवार, और
पुत्र लॉन्च हो रहे हैं, वापस से आरजेडी के सिंबल पे लॉन्च हो रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ हो क्या रहा है सीट पे, रघुनाथपुर में क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो सिवान शहर की सीट थी जहां पे मंगल पांडे पहली बार मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो लोगों के बीच भी था ये चर्चा कि पहली बार जनता का मैंडेट लेके जाएंगे तो क्या माहौल होने वाला है। तो सिवान की शहर पे भी बहुत नजर थी। तो ये 2 सीटें हैं, लेकिन अगर हम ओसामा की सीट पे बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है वहाँ पे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रतापपुर गांव में पैदा होने वाले, वहाँ से सिवान की जर्नी और वहाँ से संसद की जर्नी, और इस जर्नी में कैसे एक नेता जो लेफ्ट का नेता अपने कॉलेज के दिनों में रहता है और बाद में फ्यूडल फोर्सेस के साथ मिलके लेफ्ट के ही लोगों के खिलाफ पूरा अपना तंत्र खड़ा करता है, जो वहाँ पे माले थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनकी जर्नी शुरुआत में माले के खिलाफ वहां पे फ्यूडल फोर्सेस के साथ खड़े होके, अब फ्यूडल फोर्सेस क्या है, अब हमारे लोगों की जानकारी के लिए, राजपूत ब्राह्मण जो अगड़ी जातियों के साथ उनका अलायंस बना और वो वोट में भी कन्वर्ट हुआ। लगातार चुनावों में जब वो चुनाव जीते तो अगड़ी जातियों का समर्थन उनके साथ रहा। और जिस अगड़ी में से कौन सी जातियां? राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, सारे लोग जो हैं आपके समर्थन में वहां पे, उनके समर्थन में वहां पे रहे, और वो समर्थन आज भी इंटैक्ट था। चुनाव में भी आपको लगा कि अपर कास्ट में कई है पेनिट्रेशन है, महिलाओं की टूट हमको दिखेगी, उस पर महिला पे जब आएंगे तो महिलाओं पे अलग से चर्चा करेंगे। और एक और फैक्टर है जिसके बारे में शशि बात कर रहे थे कि गमछा बांधना, ये आरजेडी के लिए बहुत देखने वाली बात है कि बहुत सारे लोग आपको वोट देना भी चाहते हैं, लेकिन आपका खुद का काडर पोलिंग बूथ पे कहता है कि फलाना नमक हराम है, ढिमकाना ऐसा है, तो उसका असर ग्राउंड पे तो जाता है। ये बातें हो रही थी वहां पे, बात हो रही थी, ये ओसामा के प्रतापपुर गांव में बात हो रही थी कि किस तरह से सर्टन कास्ट के लोगों के, उनके करीबी लोग एक अलग लेंस से देख रहे थे। तो खैर, तो उनके पिता जो फ्यूडल फोर्सेस के साथ होके भाकपा माले के खिलाफ इतने केसेस दर्ज हुए, चंदू की हत्या से लेके वहां पे, मुझे ये जानना है कि जब आप वहां पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? हिस्ट्री तो पता है शहाबुद्दीन की। नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग यही बात मैं कह रहा हूँ कि अब आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? जिस जीरादई में जीते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, वहां माले का झंडा है, और इस ओसामा की सीट पे माले के कार्यकर्ता अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं, ओसामा के लिए नहीं मांग रहे हैं। तो ओसामा की सीट मुझे लगती है कि बहुत कंफर्टेबली वहां पे शायद जो लॉयल्टी फैक्टर था वो काम कर रहा था। कई सारी अगड़ी जातियों का मेल वोट बैंक मैं कहूंगा, मेल वोट बैंक वो ओसामा के साथ जाता हुआ हमको दिखाई दिया। और महिलाओं को लेके एक क्वेश्चन मार्क अभी है, वो कार्ड आगे खोलेंगे। शहर की सीट पे मंगल पांडे बड़े कंफर्टेबल दिखे शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाकों में क्या ये तस्वीर अलग होगी, ये अपने आप में सवाल है। अवध बिहारी चौधरी पिछली बार भी बहुत कंफर्टेबली नहीं जीते थे, तो उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई थी। और बुरके को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, आपको ध्यान हो, गिरिराज सिंह ने सुबह सुबह कह दिया कि बुरका चेक कराओ। हाँ, बुरका वहां पे इम्पैक्ट आया उसमें। तो मैं जब डीएवी स्कूल है एक वहां पे शहर में, वहां पहुंचा तो बड़ा हंगामा हो रहा था, क्योंकि मैं मंगल पांडे को ही चेज करने के लिए वहां गया था। तो राजद के कार्यकर्ताओं ने दावा किया ऑन कैमरा कि जब मंगल पांडे आए तो उन्होंने यहाँ बुरका चेक करवाने की कोशिश की। अच्छा, हुआ था ऐसा? ये उनका दावा था। 10 मिनट बाद में मंगल पांडे से मिला तो मैंने पूछा सीधा सवाल कि भाई राजद के कार्यकर्ता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और गिरिराज सिंह वाली लाइन से वो नहीं ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लाइन लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, सारे जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनको वोट देने का अधिकार है। यानी कि वो आखिरी समय तक भी किसी कंट्रोवर्सी में लैंड नहीं करना चाह रहे थे। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है, डायनेमिक्स है, ये अलग है। शहर में आखिरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, एक तो जिस टेरर, रेन ऑफ टेरर की हम लोग बात करते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो खौफ का दौर था, वो दौर संभवतः उस स्टैचर के बाहुबली नेता का इतना जल्दी खत्म हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उसी शहर के अंदर जो बिजनेस क्लास के लोग थे वो साफ कह रहे थे कि अब कौन बात का डर है, कोई बात का डर नहीं। ये जो अमित कह रहे हैं वो दौर तो बहुत पहले जाता रहा। बिहार के कुछ पुलिस अधिकारियों ने, नीतीश कुमार के शासन में वो डर खत्म किया है। वहाँ जो सिवान में इंटरेस्टिंग लड़ाई जो अमित बता रहे हैं, वहाँ क्या है, मंगल पांडे अगर सिवान से जीतते हैं तो समझिए कि सबसे बड़ा उनके लिए जैकपॉट होगा।
मंडल अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने लड़ा पार्टी का पटना में, और वो उसमें हार गए थे। जीवन में कभी उन्होंने न वार्ड का चुनाव लड़ा, न अच्छा। जीते, न मुखिया का चुनाव लड़ा, न विधायक का चुनाव लड़ा। हर बार नॉमिनेट होके गए, चुनाव जीता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बने। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी में जिसका नाम अभी भी तो वही होता है, जिसका नाम जाता है वो प्रदेश अध्यक्ष बनता है। बड़े नेताओं की तरफ से नाम गया वो बने। मंगल पांडे अगर जीतते हैं, मुकाबला अवध बिहारी चौधरी से, अवध बिहारी चौधरी को आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। लालू के दौर के कुछ नेता जो बचे हैं, उसमें उनका नाम आता है। आप रघुवंश बाबू की बात कर लीजिए, जगदानंद सिंह की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद के साथ में, तो वहाँ अवध बिहारी चौधरी एक बड़ा चेहरा है। उनका अपना वोटर कम्बिनेशन भी है, सब कुछ है। अगर वाकई मंगल पांडे जीतते हैं तो समझिए कि मतलब उनको लड्डू 2-4 केजी ज्यादा बांटना पड़ेगा, तो ज्यादा बांटना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ, जैसे कुछ सीटों पे चर्चा हो गई और हमारे प्रोड्यूसर अंकित लगातार बोलते हैं कि जब आप बीच में बैठ जाती है तो आप बोलती ही नहीं है। ऐसा तो वैसे है नहीं, सारे रिपोर्टर्स डिसएग्री करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, सारण हम गए थे तो वहां पे क्या मैंने देखा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे तो वोटर अधिकार यात्रा छपरा जा रही थी, तब ये सारी जो तेजस्वी और राहुल गांधी टी शर्ट पहन के यात्रा में निकले थे, और उसके बाद अब 1.5 महीने बाद फिर हम 1.5-2 महीने बाद फिर से गए। तो खेसारी लाल यादव की फैमिली को देख के मुझे बहुत ही मतलब लगा कि उनके फादर, मतलब मुझे समझ में आया खेसारी, क्योंकि हम तो बाहर ही हैं, मतलब बिहार के हैं नहीं, आप तो मिले हैं, कि खेसारी खेसारी क्यों है। वो यहाँ से बोलते हैं तो वहां सुनाई देता है, मतलब इतना। उनके फादर मंगरू यादव बहुत बढ़िया बोलते हैं, और एक होता है ना वाक्पटु, बोलना शुरू करते तो नॉन स्टॉप। तो आप उनके नए वाले घर पे गई थी या पुराने वाले पे? हम वो जो पोलिंग बूथ था उसके बाहर मिले थे उनके, हाँ। तो वो आए थे, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, और उनकी जो वाइफ है, मतलब उनके खेसारी की माँ, वो भी मौजूद थी। वो भगवान के दर्शन करके मंदिर में मत्था टेक के, झरकी देवी मंदिर है शायद वहां पे, तो उनका वहां मत्था टेक के फिर खेसारी पोलिंग बूथ आए थे। और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। मतलब आप देखिए कि बिहार में ही आपको देखने को मिलता है, जिस स्कूल में वो पढ़े थे 8वीं तक, उसी में उन्होंने अपना वोट डाला खेसारी ने। और उनका जो अंदाज था, मतलब उनके साथ एक उनका पीए रहता है, तो जैसे खेसारी उतरे, हम मतलब सुबह हम 6:30 बजे तड़क के पहुंच गए थे एक मॉडल बूथ में, और हम स्ट्रिंगर से बार बार बोल रहे थे, जो हमारे रिपोर्टर हैं आलोक से, कि भाई आलोक कहाँ है खेसारी, कहाँ है खेसारी। बोले अरे मैडम क्या बताएं, नेता से ज्यादा तो वीआईपी जो पीए है वो हो जाता है, वो फोन ही नहीं उठाता है हमारा। तो हमने कहा इसको तो पीए को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं, और फिर होता है नहीं इस पोलिंग बूथ पे नहीं आएंगे, उस पोलिंग बूथ पे आएंगे खेसारी, तो दूसरे पोलिंग बूथ पे भागे। और फिर जैसे भाग हम के चाय पी लें, तो भाई जो वहाँ का लोकल रिपोर्टर, उसको ज्यादा नहीं मैडम अभी चाय नहीं पीनी है, जब तक खेसारी का इंटरव्यू नहीं हो जाएगा तब तक चाय नहीं पीनी। तो खेसारी जब उतरे तो पूरा 20 माइक जो है खेसारी पर लग गए, और पीछे उनके पीए खड़े थे। हमने माइक नहीं लगाया, हम पीछे से पीए को बोले फोन नहीं उठाते हो, अगर विधायक बन गए तो भी नहीं उठाओगे, फोन स्विच ऑफ कर देते हो। सबको तंग करा हुआ है, और खेसारी पीछे से सुन रहे हैं कि इनके पीए को कोई डांट लगा रहा है। मतलब आपने वही हड़का दिया उनको? वही हड़का दिया। पीए का नहीं हमारा फोन हमारे पास नहीं है, ये नहीं। तो कभी कभी ये होता है, नेता जब अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं, या सेलिब्रिटी भी अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं, तो जो ये वाला जॉब होता है ना, फोन ट्रांसफर नॉट पिकिंग का, वो ऐसे एक और नेता है राहुल गौतम, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस में भाजपा में भी होंगे, जिनके संतरियों का वजन मंत्रियों या नेताओं से ज्यादा बड़ा है। तो कुल मिला के हाँ, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो राहुल ये बताएंगे कौन से नेता का हम जिक्र कर रहे हैं। राहुल जो है उधर इधर देख रहे हैं, नजर मत चुराइए, ये रिपोर्टर्स ऑफ एयर है, यहाँ पे हकीकत बतानी पड़ेगी, सच। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि खेसारी के फादर जो है वो बता रहे थे कि कैसे वो मंजीरा बजाना शुरू किया खेसारी ने, और भजन मंडली में 6-7 साल में वो जा रहे थे। उनके चचा बताए कि गुजर रहे थे तो एक मंडली चल रही थी, तो वो कहे कि क्या है, तो वो बताए कि गीत संगीत है। हम थोड़ा सा भोजपुरी में नहीं, अवधी स्टाइल से बोल रहे हैं, पर अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला। और उनकी भोजपुरी जैसा आप कह रहे हैं ना, बहुत सरपट होती है, वो समझ ही भी नहीं आती वहां पे जो। तो उन्होंने बताया कि ये गाना चल रहा है, तब खेसारी बोले चाचा हम भी गाना चाहते हैं।
तो वो खेसारी 6-7 साल के थे और तब से उनने राम भजन गाना शुरू किया और मंजीरा बजाना शुरू किया। फिर स्कूल की मंडली में गए वो, और उसके बाद उनके पापा बताते हैं, उनके पप्पा बताए कि वो हम लोग दिल्ली गए थे लिट्टी चोखा बेचने। वो पहले हमें बिलीव नहीं हुआ कि, और रिपोर्टर भी बोल रहा था पूछ लीजिएगा कि सिर्फ कहानी है, तो बोले लिट्टी चोखा हम बेचे हैं दिल्ली में, और लिट्टी चोखा बेच के पहले हम और खेसारी थे और लिट्टी चोखा बेचे हैं, उसके बाद ही ना हम बम्बई पहुंचे हैं और अभी बम्बई भ्रमण कर लिए। पर उनकी मदर, खेसारी के पास करोड़ों पैसे हैं। मुझे क्या स्ट्राइक किया कि उनकी मदर अभी भी वो सादी साड़ी में, उसी अंदाज में, वही अपना जो गहना जेवर जो गांव का होता है वही पहने हुए, नो डायमंड्स, नो पर्ल्स। तो और इंटरेस्टिंग था क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ही डल वोटिंग थी वहां पे छपरा में, वोटर्स में इतनी कतारें नहीं थी। बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो लोकल है, मतलब आसपास की हैं, कोई कार्यकर्ता है, उनकी छोटी कुमारी उनकी वाइफ है, तो उनको लेके ज्यादा मुझे इंथुजियाज्म, मुझे लगता है कि शायद ये भी वजह हो इस सकती है। चर्चा में तो खेसारी की वजह से ही सीट आ गई ना, ये तो बात हाँ। है। छपरा में विधानसभा चुनाव में बहुत फोकस रहता नहीं था किसी का, लेकिन इस बार चूंकि खेसारी हैं तो पवन सिंह जैसे काराकाट में पिछली नहीं, बार पर उन्होंने खेसारी बना किस दिया। पर भारी है? पवन सिंह पे कि निरहुआ पे कि रवि किशन पे कि मनोज तिवारी पे? क्योंकि बीजेपी और एनडीए के पास बड़ी फेहरिस्त थी शशि जी। और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ये आप टीजर दे दीजिए, फिर ब्रेक लेंगे। एक कहानी ये है कि कौन किस पे भारी है? हमारी सहयोगी बात कर रही थी अंजना, हाँ। सम्राट चौधरी से। उन्होंने खेसारी को लेकर सवाल किया था अभी चंद दिनों पहले। हाँ। सम्राट चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। जी। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को पता है कि जो सेलिब्रिटी हैं उनका बड़ा दूसरे तरह का इम्पैक्ट होता है। पवन सिंह से जले हैं तो कैसे कैसे मनाए, ये तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो हिमांशु जी बताएंगे कि इस बार पवन सिंह कैसे कैसे पहुंच गए, और इस बार उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि हाँ। जितने बीजेपी में भोजपुरी स्टार हैं वो कभी ना कभी दूसरी पार्टियों में रहे। हाँ मनोज तिवारी समाजवादी से गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हाँ हाँ हाँ। हैं। रवि किशन कांग्रेस से जौनपुर से चुनाव लड़े हैं। पवन सिंह निर्दलीय लड़े हैं। पवन सिंह निर्दलीय लड़ लिए, निरहुआ भी हाँ। पहले। तो ये सबका साथ निरहुआ का तो पूरा परिवार समाजवादी रहा, सबका साथ सबका विकास बता रहा है। परिवार ही समाजवादी रहा। इसीलिए आप इस पे मत जाइए कि तो सब जानते समझते हैं कि सेलिब्रिटी जो है बिल्कुल। वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल होता है। वाह, आपसे लेकिन एक मीठा सवाल मीठा है। गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, बाकी हॉट सीट्स पे चर्चा बाकी है, तो मिलते हैं उस तरफ। मैंने रिवॉल्वर निकाली, यूं तान दी, मैंने तू कर, मैं तेरे को अभी गोली मारता हूं। उत्तराखंड में साल 2022 में अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी। हत्याकांड का आरोप उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे पर लगा था। उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो कुछ जो है एक्स्ट्रा सर्विस दे। मैं फुलपुर थाने में 5 दिन बैठा, सुबह जाता अपनी जीप से, दिन भर खाली बैठ करके शाम को वापस आ जाता। तो मुझे लगा यार हो क्या गया है ये फुलपुर को, यहाँ तो कोई क्राइम नहीं आता, कोई पब्लिक नहीं आ रही मिलने, हो क्या गया है। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे एक हाथ में AK-47 तेरे एक हाथ में वो टेररिस्ट था। ब्रेक के बाद हम आ तो गए पर अभी हमारी चाय का बंदोबस्त नहीं हुआ है, और शशि जी के राज में ये हो रहा है क्योंकि हम लोग हैं पटना में, और जिस हॉल में हैं हम, इस हॉल की भी कहानी है, सुन लेते हैं शशि जी की जुबानी, और उसके बाद जानेंगे कि हॉट सीट्स जो बनी हुई हैं वहां पे क्या हाल है, कहाँ किसके काफिले पे हमला हुआ या नहीं, सच कितना सच है कितना झूठ है। शशि जी, जब हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे तो आप बोले कि इस हॉल की भी कहानी है। आप तो जहां जाते होंगे तो बोलते होंगे इस पेड़ की कहानी है, इस गड्ढे की भी कहानी है, इस पोस्टर की। नहीं, दरअसल कितना ऐसा पुराने है, चावल हैं आप ऐसा भाई। है ये सवाल मतलब ना हो। एज का एज के बारे में बात। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार में तो आप भी घूम रही हैं इतने दिन से, सभी लोग मेरे साथ ही घूम रहे हैं, तो सबको पता है कि यहाँ तो पॉलिटिक्स हर जगह है। हाँ। चाय की दुकान से लेके सब जगह। बख्तियारपुर नीतीश कुमार जहाँ वोट डालने गए वहाँ वो चाय पीते हैं, वो दुकान भी फेमस है, कई लोग जाके वहाँ खबरें करते हैं। ये जो मौर्या होटल है, इसमें जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं, इसकी कहानी 2014 की मैं बता रहा था। दरअसल हुआ क्या कि शाम का वक्त था और आरजेडी को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी थी। लालू प्रसाद यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ 6 बजे रख दी गई। हम लोग पहुंचे तो थोड़ा भागम भाग शॉर्ट नोटिस पे था, तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंचे, ट्राइपॉड वाइपॉड लगाया कैमरा पर्सन ने, और हम लोग खड़े हो गए। 6 से 7 बज गए। तो जब हम लोग आए तो यहाँ रामकृपाल यादव उस समय आरजेडी में थे, 2014 के लोकसभा चुनाव के
घोषणा जब हो रही थी और सब कुछ हो रहा था, रामकृपाल यादव थे और उनके साथ एक सहयोगी थे, उनके मीडिया प्रभारी जो आरजेडी की भी मीडिया देखते थे, तो सब लोग यहाँ थे। हम लोग ने कहा भाई देर हो रही है। 7 बजे लालू यादव की एंट्री हुई, लालू यादव के साथ पप्पू यादव की एंट्री हुई। आप लोग उम्मीद जताए थे कि पप्पू नहीं, यादव हम लोगों को आना? नहीं पता था। हाँ। हम लोगों को ये पता था कि श्री भगवान कुशवाहा एक आते हैं, भोजपुर से नेता हैं, अभी तो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, वो ज्वाइन करेंगे और आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। पप्पू यादव की एंट्री हुई। पप्पू यादव की एंट्री के साथ उनको पार्टी में शामिल कराया गया और कैंडिडेट के तौर पर उनकी घोषणा हो गई। लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं थी, दिलचस्प बात उससे ज़्यादा ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लालू यादव का हुआ उसमें 2 घोषणाएं हुई। एक पप्पू यादव की घोषणा हुई और एक पाटलिपुत्रा सीट पे मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी हैं, अभी उनकी सांसद उम्मीदवारी भी हैं, घोषित उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई। और जब लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसी हॉल में, तो उसके 20 मिनट 25 मिनट पहले रामकृपाल यादव यहाँ से खिसक लिए थे। हमको इसका भी एहसास नहीं था आपको? हमको तो बिल्कुल नहीं था। और थोड़ी देर बाद जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया भाई रामकृपाल जी कहाँ गए, क्योंकि हमको उम्मीद थी कि पाटलिपुत्रा से उनकी उम्मीदवारी, वो दावेदार थे पाटलिपुत्रा से, लड़ चुके थे, जीत चुके। हाँ, तो वो मसला था। लेकिन उनको उम्मीदवारी उनकी हुई नहीं। आधे घंटे बाद खबर मिली कि वो पटना दिल्ली राजधानी में बैठ गए हैं। और 2 दिन बाद जब लौटे तो पटना स्टेशन जो पटना जंक्शन है, मैंने बात की उनसे, उन्होंने कहा कि मैं अभी बात नहीं करूंगा, लौटूंगा तब बात करूंगा। कमिटमेंट किया कि आपसे ही सबसे पहले बात करूंगा। वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा भी किया। वो जब दिल्ली से लौटे तो बीजेपी के हो चुके थे और पैदल ही, जब पटना जंक्शन के बगल में ही गोरिया टोली है, वहीं उनका घर है पुराना, आज भी वो वहाँ रहते हैं, सुबह मिलते हैं लोगों से, तो वहीं पर उन्होंने आप चलते चलते बात की और बहुत चीज़ें चेंज हुई। 14 में रामकृपाल यादव जीत गए, फिर 19 में भी जीते, 24 में अलग अलग वजहों से उनकी हार हुई पाटलिपुत्रा सीट पे। तो हर जगह पर, जैसे आपने कहा ना, पेड़ की, हॉल की, कुर्सी की, यहाँ बहुत सारी कहानियां हैं। लालू प्रसाद यादव तो अपने घर में जिस कुर्सी पे बैठते हैं, उस कुर्सी पर पता नहीं कितने किस्से होंगे, उसकी भी कहानी हाँ, है। मतलब वो बेंत वाली जो कुर्सी होती है, लालू जी उसी कुर्सी पे बैठा करते हैं। और वहाँ क्या क्या होता था चुनाव के दिन या चुनाव के बाद, रिजल्ट वाले दिन, वो किस्सा आपको आगे हम बता देंगे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हम लोग चर्चा क्योंकि कर रहे हैं कुर्सी का, एक हॉट सीट है जहाँ पे कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, और ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा चर्चा का मतलब कि बात का मतलब कि मुद्दे का विषय बना हुआ है, मतलब मुद्दा बना हुआ है कि क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे। और वो हॉट सीट है सिन्हा साहब की, उप मुख्यमंत्री की। तो क्या हुआ उनके काफिले पे? हमने सुना कि पुलिस ने भी मना कर दिया कि कोई हमला नहीं हुआ है। कहाँ गोबर गिर गया? किसने गोबर गिरा? हमला करता है और है? गोबर से हमला कौन करता है? नहीं, गोबर तो गिरा। हाँ, गोबर तो गिरा। गोबर गिरा होंगे। जो सुरक्षा कर्मी है उसकी वर्दी पर भी लगा हुआ था। नहीं, गोबर गिरा पर क्या हुआ ये बताइए। उसमें दिलचस्प बात यह है कि विजय सिन्हा जी के ऊपर गोबर से ही हमला होता है। ये पहली दफे नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। अच्छा, 2020 में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और उसी जगह पर उन पर हमला हुआ गोबर से, जिस जगह पे कल हुआ। ये बिहार में ही हो सकता है तो कि गोबर से- ये लखीसराय का हलसी इलाका है, वहाँ ये माना जाता है कि जो वोटर्स हैं वो विजय सिन्हा के वोटर्स नहीं हैं, हलसी इलाके में। हलसी इलाके में। और इनका विरोध वहाँ पहले भी हुआ था और कल मतलब जो मतदान हो रहा था उस दौरान गए तो वहाँ भी हुआ। वो ये दावा कर रहे थे कि हमला हुआ, ईंट पत्थर, हालांकि एसपी का साथ उनको मिला नहीं, प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। और जब हम पहुंचे वहां पे उसके बाद तो भिड़ंत हो गई अजय सिंह के साथ उनकी, वो तस्वीरें तो वायरल हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आप कहाँ थे उस समय नहीं, जब भिड़ंत हुई? जब मुझे ये खबर मिली कि विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ तो मैं उस समय मोकामा के घोसवरी वाले इलाके में था। ये चक्कर गिननी है, इनके पैर में चक्कर गिननी तो मुझे जैसे सूचना मिली उस समय मतलब खबरें आई भी नहीं थी, मुझे किसी लोकल ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया या हो रहा है, तो मैं मूव कर गया मोकामा से लखीसराय के लिए। तो लखीसराय में जब पहुंचा तब तक घटना हो चुकी थी, मैं लाइव देता हुआ जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। और इसी बीच हुआ क्या कि मैंने लाइव लोकेशन मंगा लिया विजय सिन्हा के साथ काफिले में जो लोग थे। भाई थोड़ा मुश्किल होता है ग्रामीण इलाके में रीच करना, आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो मैंने उनसे लोकेशन मैच किया। फिर वो काफिले के पीछे पीछे मैं भी हो गया। उस समय तक बाकी चैनल पीछे छूट चुके थे। एक सेकंड, लाइव लोकेशन किसने भेजी? ये मैंने विजय सिन्हा के साथ जो लोग घूम रहे थे उनमें से अपने मैंने सुना कांटेक्ट विजय जी खुद ही नहीं, कॉल कर विजय जी नहीं, विजय जी तो परेशान थे बेचारे। हाँ। तो वो मैं उनको फॉलो करके हुए पीछे पीछे काफिले में जा रहा था। उनकी कैरकेट में मतलब टेल कार के पहले ही मेरी गाड़ी लगी हुई थी और एक जगह देखा मैंने, कहा गाड़ी रुक गई तो सामने जो 3-4 गाड़ियां थी तो पता नहीं चलता आगे किस वजह से गाड़ी रुकी। मुझे लगा शायद विजय बाबू उतर रहे हो, भाई बूथ हो यहाँ पे,
क्योंकि वो बता रहे थे कि नदियामा में कहीं कुछ गड़बड़ी की खबर आ रही है। नदियामा एक जगह है लखीसराय में, तो हलसी से निकल के वो नदियामा जा रहे थे। तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि बीच सड़क पे गाड़ी रुकी है, सामने से भी एक गाड़ी है। तो हमारे सहयोगी नदीम भाई बड़े फास्ट रहते हैं, उम्र ज्यादा हो गई उनकी, लेकिन वो मतलब मुझसे ज्यादा फिट हैं, मैं कह सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो एवर यंग है हाँ, तो वो क्या किया उन्होंने, तुरंत वो लाइव व्यू कंधे में था उनके, मैं लाइव पे था ही, वो जंप कर गए। तो वो जो विजुअल्स रिकॉर्ड हुए अपने पास, अच्छा। वो सारे विजुअल्स लाइव थे। सामने अजय सिंह खड़े हैं, और अजय सिंह मतलब उस इलाके के प्रभावशाली लोगों में, नेताओं में उनकी गिनती होती है। और एक दौर वो भी था मौसमी कि वो विजय सिन्हा को उन्होंने मदद करी थी पिछले चुनाव में। अच्छा, ये बहुत दिखता है। नहीं, ये मतलब ये मुझे पता है। हाँ। और ये अजय सिंह भी एक्सेप्ट करते हैं, विजय सिन्हा एक्सेप्ट करे या ना करे। तो अजय सिंह सामने थे, और अजय सिंह को विजय सिन्हा गाड़ी से उतर गए, अजय सिंह की गाड़ी के सामने आएगा और वो कहने लगे कि तुम बूथ कब्जा करते हो, फिर वो तमाम तरह के एलिगेशन, उन चीजों की चर्चा तो वो सामने। और मुझे कुछ देर तो समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ रिपोर्ट करूं या मैं इन लोगों को लड़ाई झगड़े से रोकूं। क्योंकि क्या है कि आप वो तस्वीरें देखेंगे, दोनों तरफ दो नेता हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, रिपोर्टिंग तो हम करते हैं भाई, रिपोर्टर हैं तो हमारा तो पहला काम वही है। तो आपने कहा रिपोर्ट कर लेते। मैंने कहा, मैंने माइक ऑन किया और वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऐसा हुआ, 30-40 सेकंड नदीम भाई बोल रहे हैं ऑडियो नहीं आ रहा है माइक में, पता नहीं कुछ बहुत सारे झमेला हो रहा था वहां पे। और उसके बाद जब ऑन हुआ तो मैंने तुरंत माइक लगाया विजय सिन्हा की तरफ। सबने देखा विजय सिन्हा जो आरोप लगा रहे थे वो हमारे माइक पे और कैमरे पे लगा रहे थे, और सामने अजय सिंह भी लगा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। फिर अजय सिंह और इतनी दूरी थी कि एक आदमी, एक बड़ी गाड़ी थी ना नेता की, तो वो बोनट के आगे, आप दूसरी तरफ विजय सिन्हा खड़े हैं, फिर वो अपनी सीट पे खड़े हैं। तो बहुत देर चला वहां पे, तकरीबन 15 मिनट का ये झमेला था। हाँ। और उसके बाद फिर अजय सिंह निकल गए, और जो आरोप लगाए विजय सिन्हा ने, वो नदियामा बूथ पर जाकर के बड़ा बवाल हुआ वहां पे। अच्छा। एसडीएम पहुंच गए। एसडीएम नाराज हो गए। एसडीएम पहुंच गए। हाँ। एसडीएम ने कहा मैं जांच रिपोर्ट ले रहा हूं, क्या एलिगेशन है। विजय सिन्हा गए, वहां एक सामने एक कांस्टेबल खड़ा था, किसी ने कह दिया कि कांस्टेबल विपक्ष के उम्मीदवारों के लिए वोट करा रहा था, वो उससे पूछने लगे। तो बहुत सारी चीजें, इतना मतलब मैं गया था मोकामा कवर करने, पूरा कॉमेडी मोकामा में तो बाहुबलियों की टक्कर में शांतिपूर्ण वोटिंग हो गई। लेकिन वो जो लखीसराय में हुआ, ये उम्मीद मुझे नहीं थी कि लखीसराय में इस तरह का कुछ होगा। और एक रिपोर्ट आई अंत में, मैं खत्म करता हूँ। अजय सिंह ने उसके बाद जो उनके ऊपर आरोप लगे कि वो ड्रिंक करके और ये कर रहे थे, उन्होंने जाकर के तुरंत अपना वो अल्कोहल टेस्ट कराया और हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिया। मेरे मोबाइल पे है वो। उन्होंने कहा कि भाई शशि भाई नो अल्कोहल, मेरे ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं। और टेस्ट सही हुआ था, सही अस्पताल में कराया। देखिए ये बात तो नहीं, लेकिन टेस्ट अगर करा के कोई डाल रहा है, बजाता वो पर्ची मेरे मोबाइल पे है, तो हम क्यों ना माने। अलर्टनेस देखिए इस नेताओं क्योंकि बिहार में देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप और कोई केस हो तो आप फंसेंगे ना फंसेंगे, लेकिन अगर वो वाला केस हो गया पीने पिलाने वाला, तो यहाँ भाई या नीतीश कुमार की तरह बंदी है। हाँ, तो ये बड़ी मुश्किल। एक बार पहले भी एमएलसी फंस चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कार में पी रहे थे, बिल्कुल फंस चुके हैं। तो ये है, तो अजय विजय की तो टकराव है वहां पे लखीसराय में। लेकिन मुश्किल क्या है, अगर राजनीतिक तौर पे, चुनावी तौर पे देखें, मुश्किल ये है कि विजय सिन्हा बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीतते हैं। और वहां क्या है कि लखीसराय एक सेगमेंट में वोट करता है और बढ़ैया उसी का जो एक एरिया है वो भी वोट करता है। इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई आमने सामने की हो गई है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो और विजय सिन्हा आमने सामने, बीच में जो वोट कटवा वाला एंगल होता है ना सीटों पे, तो वो इस बार नहीं है। और ये जो लड़ाई है यहीं पर दिलचस्प है। कोई भी जीते, बहुत मार्जिन कम हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन विजय बाबू को वहां टक्कर तो मिली है। ये एक नेता ने, कांग्रेस के नेता ने भविष्यवाणी की है। बाकी तो हम लोग इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि लखीसराय कांग्रेस जीत रही है। मतलब आज ही सुबह मेरी बात हुई तो उनको लगता है कि ये पूरा जो चल रहा है, और एक आरजेडी के नेता से कल हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि उनके ऊपर हमला हो गया, तो आप लोग ऐसा क्यों कहते, कौन कह रहा है? कहते विजय सिन्हा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरजेडी के नेताओं ने हमला कराया है। तो बोले अच्छा, इसका मतलब वो हार रहे हैं चुनाव। तो हिमांशु से डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि हिमांशु, मैंने सुना है और बीजेपी नेताओं से ही सुना है कि विजय सिन्हा को लेकर एक बड़ी सिरदर्दी है। ये भी चर्चा है बिहार के नेतृत्व को लेके भी कि जो नेता है वो कोई डेवलप नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग विजय सिन्हा एंड सम्राट चौधरी। पर सम्राट चौधरी पे आने से पहले
मतलब एक ऑनेस्ट विश्लेषण चाहते हैं। विजय सिन्हा का सीआर खराब है पार्टी के एक भीतर सेकंड, भी। आप मुझसे ऑनेस्ट चाहती हैं? मैं ऑनेस्ट ही बोलता हूँ। अच्छा, मुझसे हाँ, भी no, ऑनेस्टली no. पूछ लीजिएगा, जो भी सवाल आपको देखिए, पूछना है मत बोलेगा कि मैं दो छुपा चीज दूं। हाँ। है। विजय सिन्हा चाय आगिल बा चुनाव जीतते रहे हैं, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रहे शायद। चाहे आगिल बा 20 में भी वो मंत्री थे, फिर स्पीकर बने हैं। और नीतीश कुमार के साथ उनकी एक झड़प हुई थी विधानसभा में स्पीकर रहते हुए, और वो एक बड़ा कारण था नीतीश कुमार की नाराजगी का। किसी रिपोर्ट को लेकर उनकी लंबी बहस हुई थी स्पीकर से, अच्छा ऑन विधानसभा के फ्लोर पे हुई थी। उसमें थोड़ा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। वो दरअसल विजय सिन्हा जो हैं वो उस समय स्पीकर थे, तो स्पीकर थे तो वो सवाल खुद कर नहीं सकते थे। ऐसी चर्चा रही कि विजय सिन्हा ने लखीसराय के एक प्रशासनिक अधिकारी को लेकर के बीजेपी के 2 विधायकों से क्वेश्चन करा दिया, अच्छा और उस क्वेश्चन पे वो सरकार से जवाब मांग रहे थे। अच्छा, खुद ही। हाँ। मतलब मांग रहे थे सरकार से जवाब, तो सदस्य मांग रहे थे बीजेपी के, संजय सरावगी थे और बाकी सदस्य थे। तो लेकिन विजय सिन्हा उस क्वेश्चन से आगे बढ़ नहीं रहे थे। अब प्रक्रिया ये होती है कि सबको मालूम है कि भाई क्वेश्चन पे खत्म हो जाए तो हो जाए, तो वो उस बात को विवाद हुआ और नीतीश कुमार समझ रहे थे। क्योंकि वहां क्या है, तो वहां ललन सिंह भी उसी क्षेत्र से आते हैं, अच्छा विजय सिन्हा भी आते हैं, और बड़ा एक खट्टा मीठा रिश्ता इन दोनों नेताओं में रहा है। कभी साथ आते हैं, कभी मीठा होता है। जब जिसके चुनाव रहता है वो कोशिश करता है दूसरे के साथ अच्छे संबंध हो जाए। चुनाव जब खत्म हो जाता है तो फिर व्यक्तिगत थोड़ी समस्या रहती है। नहीं, उसमें दो चीजें जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने लीडरशिप की जो क्राइसिस है वो रही है। सुशील मोदी एक लीडर के तौर पे उभरे। उससे पहले अगर आप कैलाशपति मिश्र का जिक्र करें, वो थे सुशील मोदी। उसके बाद एक लीडरशिप मंगल पांडे आए, संजय जायसवाल हैं, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, कईयों को मौके मिले, लेकिन एक जो चेहरा पार्टी को चाहिए ना जीतने का, वो चेहरा नहीं मिला। सम्राट चौधरी ने कोशिश की ये कहते हुए कि भाई हम नीतीश को अगले चुनाव में हरा देंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया दाव। उन्होंने मुलेठा बांध लिया और कहा कि तब तक नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश मुख्यमंत्री। गठबंधन हो गया। अब वो जो एक लीडरशिप क्राइसिस है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो है स्टेट में। रविशंकर प्रसाद बहुत बड़े लीडर हैं, गिरिराज सिंह हैं, अश्विनी चौबे रहे हैं सुशील मोदी के बाद, लेकिन सही मायनों में अगर आप देखेंगे तो क्राइसिस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है। उसका बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं हमेशा। अब लव कुश तो हैं, लेकिन जो बड़ा भाई है वो हमेशा राजपाट में रहता है, तो वो एक कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाइयां भी बहुत रही हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया पहले भी कि नीतीश कुमार के जो धुर विरोधी थे दो, जो कैबिनेट पे कई बार नीतीश कुमार के सवाल खड़ा करते थे, वो अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह थे, जिनको लेकर नीतीश कुमार कई बार शिकायतें भी करते थे आला कमान से तब भारतीय जनता पार्टी की। तो ये रहा है। और यह कैसा है, मतलब कि विजय सिन्हा का परफॉर्मेंस को लेके आपको लग रहा है कि बीजेपी भी अंदर से मान रही है वो हार रहे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल जो असेसमेंट है वो जो है इस 121 सीटों में 70 से ऊपर का है। 70 हिमांशु कह रहे हैं, बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट है। 80 नहीं, 70 से ऊपर का है। वो कहाँ? हाँ करेक्ट, 70 से ऊपर का है बीजेपी का असेसमेंट। शशि बोल रहे हैं कि 80 तक का असेसमेंट आरजेडी के बड़े नेता उनको आश्वासन कर रहे हैं। चलिए अमित के पास चलते हैं और हमने विजय सिन्हा को डिकोड करने की कोशिश की। आप बहुत एक दिलचस्प पर्सनालिटी को ट्रैक कर रहे थे, शाहबुद्दीन का आपने जिक्र किया, उनके बेटे साहब का क्या अंदाज है? बहुत इंटरेस्टिंग किरदार हैं कि पूरा इलेक्शन आमतौर पे किसी नेता को लॉन्च किया जाता है तो उनकी स्पीचेस बहुत माइन्यूटली लिखवाए जाते हैं। जब आप इतना वीआईपी चेहरा या एक परिवार से, पॉलिटिकल लेगेसी से आप आ रहे हो, और मीडिया इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा कराया जाता है। जैसे आप जिस सीट पे थी, तो खेसारी लाल इस चुनाव में कितना कैंपेन कर पाए पता नहीं, इंटरव्यू उससे ज्यादा उन्होंने दे दिया है, और वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा। हाँ। और इनके बारे में बात कही जा रही है कि पटना के ही बहुत बड़े संपादक हैं, उन्होंने इनको फोन किया था किसी इंटरव्यू के लिए, तो ओसामा ने कहा कि या तो आप मुझसे चुनाव लड़वा लीजिए या मुझसे इंटरव्यू करवा लीजिए। एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ पूरे कैंपेन में और चुनाव में। और वोटिंग के दिन जब मैं वहां था तो एकदम से पहले हिना साहब वहां पहुंची हुई थी,
तो उनसे हमने पूछा कि भाई आपके बेटे पे इतना हमला हुआ है, बड़े बड़े नेताओं ने बोला है, तो कहा कि भाई वो लोग अटैक करते रहे हैं, रघुनाथपुर और प्रतापपुर हमारा घर है, हमारे लोग हैं, हमारे साथ रहेंगे। जब ओसामा आए तो गाड़ी से एक तो लंबे कद, पिता की तरह ही, और हरे कुर्ते में, फिर से हरा रंग क्योंकि चर्चा में था, हरे कुर्ते में, कॉटन का कुर्ता था शायद से, वो पहले लाइन में लगे, फिर वो वाली कतार अचानक से छोटी हो गई थी तो आगे बढ़े, अपना वोट डाले। तो पहले कहा गया आते हैं घूम के वोट देके, उनके लोगों ने इंडिकेट किया कि तब बोलेंगे। और किसी ने एक सवाल पूछ दिया माइक पे, तो हम सबको लगा जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं था, वो कोई जोक मार दिया उन्होंने, एक मजाक करके निकल गए। फिर अंदर गए, वोट डाला, वोट डाले और खड़ाक गाड़ी में बैठे और निकल गए। वहां उनका एक एडीसी या कोई गांव पे जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो था, जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। तो बिना मीडिया से कोई बातचीत किए ओसामा वहां से निकले और फिर अलग अलग बूथ्स पे जाने लगे। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे मुझे याद आता है कि वो लाइंस है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना बार बार देखना। तो ये बिहार के वोटर्स के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को हम लोगों को बतौर रिपोर्टर इम्प्लीमेंट करना। उन्हीं के गांव के, प्रतापपुर के ठीक सामने आप जब नहर पार करते हैं, दूसरी तरफ हसन नगर शायद से है गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो हम वहाँ वोट कवर करके निकल रहे थे, पोलिंग बूथ पे महिलाओं की कतार लंबी थी, और महिलाएं ऑब्वियसली यादव और मुसलमान महिलाएं, आपको पता है कि वोट दे रही हैं गठबंधन की तरफ, और कई तो खुल के सामने बोलती हैं, लेकिन बाकी महिलाएं बात नहीं कर रही थी। ये प्रॉब्लम हमारे साथ लाइव में हो रहा था। अंजना जी कह रही थी कि भोजपुरी में पूछिए शायद जवाब मिल जाए, भोजपुरी में भी जवाब नहीं मिला। लेकिन इस वाले बूथ पे, प्रतापपुर के सामने वाले दूसरी तरफ के गांव में, महिलाएं बात कर रही थी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हुआ, जो लोन उनको दिया गया है उससे क्या क्या हो रहा है, साइकिल मिला बिटिया को, किताब मिली बिटिया को, हम काम कर रहे हैं। एक महिला ने तो लाइन में बताया कि हम घर में 4 घंटा काम करते हैं, बाकी समय काय खराब करें, सरकार साथ दे रही है तो हम काम कर रहे हैं। ये इतनी जल्दी चेंज हो जाना, क्योंकि इस पूरे इलाके में मोहम्मद शाहुद्दीन का जब तक इलाका रहा तब तक अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट था। ओसामा जब आए हैं, लोगों को ये भी मैं बता दूं, सिवान में अलग अलग देर रात हम गाँव में भी थे, तो जो नॉन मुस्लिम यादव परिवार थे वो लोग बहुत सिंपैथेटिक थे ओसामा को लेकर। अच्छा, वोट में कितना जा रहा है वो क्वेश्चन है। लेकिन आखिरी में, क्योंकि जो लाइन मैंने कही थी, तो एक जब हम गांव से बाहर निकल रहे थे, एक व्यक्ति चाय पी रहे थे, 50 के उम्र के पार होंगे, बनियान में और लुंगी में बैठे हुए थे। हम उनसे नाम पूछे, उन्होंने अपना नाम बताया, सरनेम यादव था। अच्छा, मैंने कहा सैंपल तो ये जेनरिक सैंपल टाइप लग रहा है। तो हम पूछे क्या है, तो नहीं ये इलाका तो पूरा साहिब का है, ओसामा लड़ रहे हैं तो सब ओसामा ही हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी देर बात किए तो एकदम से चाय का कप वो नीचे किए, कप भी नहीं, स्टील वाला ग्लास, उसको नीचे किए और बोले कि देखिए गांव ना है इधर, इसीलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो सब जय श्री राम है। ये जो फर्क है यहाँ, मतलब 2-4 बार आपने उनके चेहरे को देख लिया। हाँ, तो 2-4 बार देख ही लिया, उसके बाद समझ में आ गया कि ये जो फर्क है, फिरकी लेने वाली बात जो हम यूपी में कहते थे, बिहार में भी वोटर जो है, जो शांत बैठा हुआ है, वो अंदर अंदर क्या कर रहा है। और इसी के बाद एक और परिवार से मिला, अगेन यादव, वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि हमारे घर की महिला जो बोल के गई है कि हम गठबंधन को वोट देंगे, वो वोट किसको दे के आएंगे, क्योंकि जो नीतीश जी का जो सरकार में लास्ट में हुआ है 10,000 वाला, तो उसको लेके अब घर का पुरुष ये नहीं बात तय कर पा रहा है कि महिला कहाँ बटन दबाएगी, छिपे हुए हैं। तो फिर क्या होने वाला है। मुझे बिहार में ये बहुत पसंद है कि यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, सब जगह आपको कुल्हड़ मिलता है। यूपी या बाकी इलाकों की तरह प्लास्टिक या वो वाले ग्लासेस में नहीं मिलता है। और चाय का दूध जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चाय मिलती है, कोई काम चलाओ काम होता ही नहीं है बिहार। तो हमने उससे बोला, ओ भैया ये बताइए कि क्या चल रहा है। तो वो थे, उनने लालटेन का पोस्टर लगा रखा था ऊपर और 2 यूथ खड़े हुए थे पीछे। तो सब लालटेन, सब लालटेन। उन्होंने बोला सब लालटेन, सब लालटेन। तो मैंने कहा तो और बाकी सब कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोले कि देखिए बाकी तो
दलित वलित वो बोले, जो कास्ट था वहां पे, पासवान बोले, तो पासवान उधर जा रहे हैं। उनको क्लियर था, उनको पूरा चाय वाले को पूरा कास्ट ब्रेकअप पता था कि पासवान कहाँ जा रहे हैं, मल्ला कहाँ जा रहे हैं और रविदास कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो इस तरफ है, ये उस तरफ है, और हम लोग का तो पूरा, उन्होंने बोला कि हमारा तो यादव और मुसलमान, हम लोग तो लालू जी के बेटे जो है सरकार बना रहे हैं। उसी समय आ गए एक जन सुराज के, एक पीला मफलर डाले, एक कार्यकर्ता, उनका पूरा बाल सब उड़ा हुआ था, वो मोटरसाइकिल से उतरे थे। वो उनकी जो प्रशांत किशोर की युवा वाहिनी या कुछ युवा वाहिनी नहीं, युवा जो मोर्चा है जी। उसके वो मेंबर हैं। 600-700 कहते हैं हमारी टीम है। तो हमने कहा यहाँ पे मुजफ्फरपुर में किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? तो बोले प्रशांत किशोर। मैंने कहा नहीं, उम्मीदवार कौन है? तो बोलते हम लोग तो प्रशांत जी के लिए कर रहे हैं। तो वो प्रशांत की टीम, हमने कहा आपकी कब मुलाकात होती? कहते 1 महीने में एक बार प्रशांत जी से हमारी मुलाकात होती। हमने कहा कितने समय से लगे हुए हैं? कहते 6 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग जगह जगह जाते हैं, जहाँ पे प्रशांत जी की रैली होती है उसका आयोजन करते हैं। और वो बोला, हमने कहा किसकी सरकार आ रही है? थोड़े बुझे हुए लगे वो मेरा असेसमेंट हो सकता है। उन्होंने बोला प्रशांत किशोर की। तो ये मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि उसमें वो पीछे से बोले कहाँ आ रही है प्रशांत किशोर की, ये तो अपना ही बता रहे हैं। फिर दूर से वो चाय वाले बोले वो देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता जा रहा है। एक कोई लाल हरा गमछा पहने जा रहा था, हमें गमछा तो अलग था, पर वो दूर से आइडेंटिफाई कर रहा था रास्ते में जो चल रहा है। तो प्रशांत किशोर ने वो पीला वाला सिंबल तो प्रशांत किशोर ने ले लिया है। हाँ। मतलब यहाँ नया तो, रंग है ये। हाँ, नया रंग है बिहार में। हालांकि वही रंग तेज प्रताप यादव का भी है। तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल जो उनको चला रहे हैं वैसे वो भी है। पीके को पीले से प्यार है। ऐसा हाँ, पीके को पीले हाँ, से मतलब क्या? 15 से के प्यार। कैंपेन में मुझे याद है मौसमी की 15 के कैंपेन में जब पीके यहाँ काम कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया, गाना बना, फिर से नीतीश सरकार, और बहुत सारे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार की पार्टी का रंग जो है ना, वो हरा तो है, लेकिन वो हरा जेडीयू से आरजेडी से थोड़ा अलग है। आप आरजेडी का देखेंगे तो वो थोड़ा सा पैरोट ग्रीन ज्यादा दिखता है, और जेडीयू का जब देखेंगे तो आप फर्क, जैसे हमारे पीछे ये पाम ट्री है तो इस तरह का थोड़ा कलर है। लेकिन पहली दफे ऐसा हुआ, लाइटर ग्रीन है। हाँ, वो लाइटर ग्रीन है। और कभी कोई चेंजेस जेडीयू में होते नहीं है बड़े स्तर पे, मतलब रंग पे। उनका रंग पे या जो डिजाइन है, मतलब आप बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग आए, मीडिया मैनेजर आए, अध्यक्ष आए, बदले इधर उधर, सोशल मीडिया की टीम आई, जिन्होंने बहुत छेड़छाड़ किया वो चले गए। प्रशांत किशोर ने पहली दफे नीतीश कुमार को चश्मा पहनाया, मुझे याद है 15 में। नीतीश कुमार की तस्वीर, उसके पहले हम लोग चश्मे वाली तस्वीर नहीं देखती थी। अच्छा, प्रशांत किशोर ने बताया। हाँ, वो उनकी एक यूएसपी थी, मतलब उनका ये था। उनकी जो मीडिया स्ट्रेटजी टीम थी, कई लोगों से हमारी बात होती थी, शांतनु थे और भी लोग थे, सुभाष था और बाकी लोग। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को एक नया लुक देना चाहते थे, और बड़े मतलब बहुत समझाना पड़ा उनको नीतीश कुमार को उस फोटो सेशन के लिए, जिसमें वो गगल्स लगाए, और फिर वो पूरे कैंपेन में उन्होंने लगाया। तो राहुल गौतम बहुत देर से शांत बैठे हैं। आप बताइए राहुल, जेनजी की ये बात कर रहे हैं, तो जो जेनजी के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता की, और पूरे चुनाव के बीच में, और वोटर अधिकार यात्रा से कहा जा रहा है ये, मुझे एक नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी बतौर स्ट्रैटेजी तेजस्वी को छोड़ के 40-50 दिन के लिए गायब हो गए वोटर अधिकार यात्रा के बाद। और ये चीज हम लोग डिनाई नहीं कर सकते राहुल, कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी तो नहीं थे ना प्रेजेंट पूरे सीट बंटवारे में और सारे में, तो और वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं की कि आपको आपकी मनपसंद सीट मिल जाए, अच्छे बार्गेनिंग। कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल कैंपेन जो है वो डैमेज हुआ। उसमें एक ये धारणा है कि जब तक, और ये फारफेच्ड हो सकता है, मुझे ओले पड़ सकते हैं इसके लिए, कि जब तक आरजेडी बिहार में और सपा उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं होगी, कांग्रेस नहीं उभरेगी। राहुल गांधी के लिए पीएम का रास्ता बिहार और लखनऊ से निकलना जरूरी है, और उसके लिए जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था, पारंपरिक वोट बैंक था, वो मुझे एक नेता कह रहे थे कि वो हम लोग को वापस नहीं मिलेगा, तो हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? तो हम तेजस्वी की लड़ाई को क्यों लड़े ग्राउंड पे? जब मैं निकल रहा था पॉडकास्ट यहाँ पर आने के लिए, तो उस समय मैं एक नेता से बात करी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, यहीं स्टेशन हैं इसी शहर के अंदर,
मैंने कहा कि कितना नंबर आएगा, कैसा आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका फीडबैक है, क्योंकि कल रात को सब जगह से रिपोर्ट आपके पास आ गई होंगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप 61 सीटें, बोला सबसे पहले तो आप ये जानकारी दुरुस्त करिए कि हम 61 सीटों पे नहीं 58 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 3 पर हम उम्मीदवार वापस ले चुके हैं, बची 50 सीटें। 50 में से 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रही है, बची 50 सीटें। उसमें से 32 सीटें ऐसी हैं जिन पर महागठबंधन कभी नहीं जीती है, कभी जीती ही नहीं है, ना हम जीते हैं ना हमारे सहयोगी दल जीते हैं। तो आप ये अब बचा क्या है? तो कुल मिलाकर एक बहुत मुश्किल लड़ाई। और एक उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जो अभी मौसमी बता रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हमको इल्म है कि कई गठबंधन तो हो गया बड़े नेताओं के बीच में, तेजस्वी यादव की में और राहुल गांधी के बीच में और दीपांकर भट्टाचार्य के बीच में, लेकिन कई जगहों पर जो आरजेडी का लोकल उम्मीदवार है वो निपटा दे रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार को ही। कैसे मतलब? वो ट्रांसफर लोकल उम्मीदवार होना था जो लोकल आरजेडी का उम्मीदवार है, जिसको लगता है कि ये मेरी सीट थी, कांग्रेस के पास चली गई, अच्छा, या अगली बारी इस सीट पर मैं अपना दावा ठोकूंगा, तो वो नहीं चाहता कि वहां से कांग्रेस जीते। तो उन्होंने कहा ये भी हमको एक प्रॉब्लम से फेस करने को मिल रही है, क्योंकि आरजेडी अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस ग्रो करेगी उनके एक्सपेंस पे। अगर कांग्रेस को स्पेस बनाना है, देखिए राहुल गांधी क्या बात करते हैं, दलित मुस्लिम, वो जानते हैं कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर होता तो अभी 24 जीत जाते। उनको एक चंक चाहिए ओबीसी का। ओबीसी का चंक किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास है, आरजेडी के पास है। तो जाहिर है जब तक वहां से नहीं निकलेगा, तो उस नेता ने कहा कि ये अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए जब वोटर अधिकार यात्रा निकली, सब लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर हैं, मतलब ज्यादा उनको फुटेज मिला, उनका पूरा माहौल बना। उसके बाद से तेजस्वी यादव को ये इल्म हो गया कि राहुल गांधी जो हैं उनका चेहरा मुझसे ज्यादा बड़ा हो रहा है। उसके बाद की जो ये पूरी रणनीति बनी, क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म है, कांग्रेस के अंदर भी क्रिटिसिज्म है, कांग्रेस के बाहर भी क्रिटिसिज्म है कि कई ऐसी सीट्स, क्योंकि आप पिछली बार ये दावा कर रहे थे कि पिछली बार हम हार गए क्योंकि हमको खराब सीट मिली, तो इस बार आपको कौन सी बेटर सीट्स मिली? अगर यही प्रीमाइस था आपका आरजेडी से लड़ने का, तो फिर वो तो फेल हो गया आपका प्रीमाइस। तो कांग्रेस जो है वो बहुत ही ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि एक पशुपेश में है कि वो उनके साथ बनी रहे इन सेंस, कभी तो गठबंधन में है ही, एक पहले होना चाहिए था फैसला, कांग्रेस के नेता बोलते हैं, लेकिन आगे की राह क्या है, आगे का रास्ता हम कैसे तय करेंगे, इसी को लेकर अभी भी संशय है। कल का जो आंकड़ा आया, आपने 70-80, मैंने पूछा कि तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको लगता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। और एक ही फैक्टर है जो हमको हमारे फेवर में है, वो है ईबीसी। देखिए बाकी सारा वोट तो सेट है। किसके फेवर में है? नीतीश के फेवर में? देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी। अगर ईबीसी चला गया, हाँ, एनडीए से नहीं तो जाना पूरा नहीं, थोड़ा बहुत भी चला गया। राहुल जो बोल रहे हैं 20% भी चला गया, थोड़ा बहुत भी चला गया। तो आप समझ रहे हैं कि नीतीश जी के पास जो एक चंक है नॉन यादव ओबीसी का, जिसमें ईबीसी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद एक मिनट राहुल को पूरी बात कंप्लीट जैसे मल्ला कम्युनिटी, आप समझाइए थोड़ा सा। मल्ला कम्युनिटी कितना परसेंट है? तकरीबन 4-4.5%, 3%। पान तंतियां 2%, 1% से भी कम है वो। नहीं 1% नहीं है, 2% के आसपास है, 1.7 कुछ है। ये कम्युनिटी एनडीए को एन मास वोट करती हैं, एन मास। लेकिन इस बार जब हम घूम रहे थे तो जगह जगह पर देखा कि जो मल्ला कम्युनिटी है वो, उसका झुकाव है, वो ड्रिफ्ट कर रही है महागठबंधन की तरफ। अब वो कितना नंबर है वो खैर बाद में पता लगेगा। जो ईबीसी का जो वोट बिल्कुल इंटैक्ट है अभी एनडीए के पास, उसमें से अगर कुछ भी टूट फूट होकर इधर आती है, और ये टूट फूट अगर होती है तो आप ये ध्यान रखिए, वो राहुल गांधी ने जो एक नैरेटिव बना रखा है सामाजिक न्याय का, और ये वो रिप्रेजेंटेशन देनी है हमको, उसके बाद ऐसा कांग्रेस को लगता है कि वो उसकी वजह से हो रही है। लेकिन अगर मल्ला कम्युनिटी, पान तंतिया कम्युनिटी, अगर मैं सही बोल पा रहा हूं, ये राजेश राम की कम्युनिटी, नहीं राहुल जो अगर ये शिफ्ट करता है तो एक बड़ा
आप देखिएगा बदलाव वोटिंग प्रेफरेंसेस में आपको दिखेगा। मैं उस पे मल्ला पे पूछूंगी। अमित शाह, आप कुछ कहना चाह रहे मैं थे? कह रहा था कि जो राहुल बोल रहे हैं राजेश राम की कम्युनिटी, राजेश राम वो एनडीए को वोट नहीं करता है रविदास बिहार में। हाँ, कहता वो तो वो आप वही बोलिए, वो एनडीए को वोट नहीं करता है बिहार में, ये फैक्ट है। उनके खिलाफ ही है, वो तो नहीं, जानते ये ही हैं, आप हाँ। चले जाइए पूर्वांचल से सटा जो इलाका है, कैमूर, भभुआ, बक्सर, वहां पे ये बीएसपी के वोटर हैं। ये एक वैक्यूम बिहार में था। बीएसपी अगर बिहार में खत्म हो रही है, हालांकि इस बार उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन अगर वो खत्म हो रही है, अगर उनका अस्तित्व वाकई मायावती का खत्म हो रहा है, तो राजेश राम एक इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जिसको सोच करके राहुल गांधी ने पहले अल्लावरू को भेजा, फिर राजेश राम को बनाया, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन खबर तो ये है ना मौसमी कि राजेश राम खुद सुरेश पासवान का टिकट वहां से कंफर्म हुआ नहीं, और अभी तो वहां सुरेश पासवान, अब देखिए पासवान कम्युनिटी जो है वो चिराग पासवान के साथ है, 100% है। मैं मोकामा में देखा, कल लखीसराय में देखा, वो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आप सुरेश पासवान अगर विरोध में खड़े हैं कुटुंबा में, तो राजेश राम के लिए तो मुश्किल होगी। जो राहुल बोल रहे थे, मैं उसी पहली बात पे आ रहा हूं कि जो दावेदार थे आरजेडी से, जिनका टिकट हुआ नहीं, वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और ये सब लुटिया डूबी कांग्रेस की बिहार में, मेरी जो जानकारी है, मैं कांग्रेस बहुत मतलब कवर तो नहीं करता हूं आप लोग की तरह, जानकारी लेकिन आपको बिहार सब में रहती है, बहुत ही आप खबरी रिपोर्टर। अल्लावरू जी जो हैं, वो बड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जो बिहार में कांग्रेस की स्थिति हुई है वो दो वजहों से हुई मेरी जानकारी में। एक, तेजस्वी यादव भले ही एसआईआर में घूमे वोटर अधिकार यात्रा में, लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हो गया कि इसका जमीन पर कोई बहुत है नहीं, और वो नहीं दिखा। कल आपको हमको किसी रिपोर्टर को कोई दिखा हो एसआईआर तो बता दीजिए हमको। कहीं कोई नहीं दिखा। तो एक तो ये कि तेजस्वी का समय जाया हुआ वोटर अधिकार यात्रा में। दूसरा ये कि अल्लावरू जो बार्गेन कर रहे थे, हार्ड बार्गेन, 2-2 बजे रात तक, मैं 3 बजे सुबह तक मैं एक पोलो रोड आवास के बाहर खड़ा रहा हूं, मैं भी और रात को नेता बात निकलते थे करती कुछ रही। बोलते नहीं थे, आपको पता है। तो वो अल्लावरू जो टाइट कर रहे थे, उसमें एक अंदर का खेल हो गया कांग्रेस में। अखिलेश बाबू को जो हटाया गया, कांग्रेस वाले अखिलेश बाबू को, अखिलेश बाबू की नजदीकियां लालू परिवार से, लालू यादव से कितनी है सबको पता है। और अल्लावरू ने तो यहां तक कह दिया था, जो कांग्रेस के कुछ नेता बताते हैं, कि अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे का पहले रिज्यूम बायोडाटा भेज दें टिकट के लिए, तो मैं बता दूंगा कि टिकट कैसे दिया जाता है। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने लगता है कि कोई खेल कर दिया लालू यादव के साथ मिलकर के, अंदर की खबर उनके पास थी। और अखिलेश बाबू की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, आपको पता है, लालू परिवार के साथ दिल्ली जाते हुए। कांग्रेस नहीं, वो गए थे यहाँ से साथ में। तो ये देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे कोण हैं, आप लोग ज्यादा समझते हैं, मैं तो थोड़ा कम समझता हूँ यहाँ प्रदेश आपकी में। समझ में बिल्कुल तो निर्मल ये है। हाँ। और राहुल जो बोल रहे हैं, मुझे यह लगता है कि महागठबंधन में केवल और केवल एक ऐसी पार्टी है जो अपना कैडर वोट दूसरे एलआई के पास स्विच कराती है, शिफ्ट कराती है, वो भाकपा माले। आपने सिवान में देखा, हिमांशु जी बक्सर में थे, आरा में भी कमोबेश वही स्थिति है। माले जहां, इसीलिए माले के लिए खुद स्टैंड तेजस्वी यादव ले रहे थे जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी। उनको पता है कहां इन्वेस्ट करना है, किस एलआई के साथ जाना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो चिराग पासवान के साथ किया बीजेपी ने, लेकिन वो अब कितना सफल होगा इस बार तो बहुत मुझे लगता है अभी हिमांशु पे ही तो चले आगे, जाते हैं। आप देखिए आगे दुकान बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये देखिए राजेश राम के बारे में जो मुझे भी फीडबैक मिला है कि वो एक क्लासिक एग्जाम्पल होगा कि कैसे महागठबंधन का अलायंस के दिल नहीं मिले, खासतौर से राजद और कांग्रेस के बीच में। चर्चा तो ये भी चल रही है कि जो मुकेश सहनी है, उनके भाई का जो नामांकन वापस, उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली, उसको लेके क्या मल्ला समुदाय में असंतुष्टि है। लेकिन उस पर बात करने से पहले चिराग पासवान का जिक्र चला आया, तो हमने सोचा चिराग इधर रोशन कर दिया जाए और हिमांशु से थोड़ा ज्ञान का प्रकाश ऑफ द रिकॉर्ड पीछे की बात बता दीजिए कि सुनने में ये आया हिमांशु कि 29 जो सीटें मिली हैं, या 28 सॉरी, उसमें से चिराग पासवान, हमें एक बहुत बड़े वरिष्ठ मेरे पत्रकार सहयोगी बोल रहे थे कि 5-6 सीटें आ रही। उसका कारण ये है कि चिराग ने जो टिकटें बांटी हैं, हाँ, उसका स्ट्राइक रेट लोकसभा के हिसाब से अगर आप देखेंगे कभी भी 2014 से 90% से नीचे नहीं गया। हाँ। आप उस लिहाज से देखिए, अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। 14 में 7 में, फिर 6 जीती, फिर 5 लड़ी, 5 के 5 जीत गए, फिर 5 लड़ी, 5 जीत गए। विधानसभा में वो, हाँ, विधानसभा में तो अकेले लड़े, 40 लड़ी, 15 में तो 2 जीते, 135 में 1 जीते, फिर 135 में 1 जीते। हाँ। तो एक्चुअल
कैंडिडेट सिलेक्शंस पे और सीटें कौन सी मिली हैं, बहुत वीक सीटें हैं। जैसा अभी राहुल बता रहे थे ना कि 32 सीटें ऐसे जहां कभी जीते ही नहीं, तो ऐसी कई सीटें जो नहीं जीती हैं, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने चंपारण की एक सीट जहाँ राजू तिवारी हैं जी, गोविंदगंज, वो ले ली। ब्रह्मपुर बक्सर की ब्रह्मपुर सीट लड़कर ली, उल्लास अंतिम समय तक कील ठोकी, और जबकि उल्लास पांडे वहां के रहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। तो वो बार्गेन किया उन्होंने। अब वो कैसे एडजस्टमेंट होता है नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर है, चिराग पासवान का वोट क्या जेडीयू को ट्रांसफर होगा और जेडीयू का क्या चिराग को होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब आप ऊपर क्या कहें कि दिमाग मिल जाए तो दिल नहीं मिलते हैं। तो कई बार दिल मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और उसको मिलाने की कोशिश भले ही नीतीश कुमार ने की हो। नीतीश उनके घर चले गए, चिराग ने उनके पांव छू लिए, पर वोटर का नहीं हो पाया आपके। नहीं, देखिए वो जेल करना पड़ता है ना। जेल अगर नहीं होगा तो उसके आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 15 में जेल किया था कि हम लोग सब कहते थे नीतीश और लालू साथ नहीं आ सकते, लेकिन आए और फिर जीते, और जो जीत मिली वो बहुत बड़ी जीत थी बीजेपी के लिए। तो वो ऐसा सेटबैक था कि मैं उस दौरान आरा में था, तो आरा शहर से सीट पे एक बीजेपी के बड़े नेता लड़ते थे, वो 2 बार गए थे। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम जीत रहे हैं। हम यहाँ आए पटना में, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने हमसे कहा कि क्या है भाई तुम्हारा फीडबैक। हमने कहा जी वो सीट हार रहे हैं। आपने तो- मुझे हार रहे हैं, हाँ। आपको लगा हार रहे हैं। फीडबैक था, और अगर कोई है तो जेन्युइन देना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ना ऑथेंटिक बताना चाहिए। आप तो हमेशा सच बोलते हैं। तो साथ में एक प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम के, उन्होंने कहा अगर वो सीट हार रहे हैं तो हम 70 से नीचे आएंगे फिर। अच्छा, वो लाइक 2015 में। हाँ, तो वो है। अगर ऐसी चीजें आपने सीटें बांटी हैं जिन सीटों पे आप नहीं कर रहे हो और कार्यकर्ता आपका जिल नहीं कर रहा है, तो फिर उसका नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम दोनों ही तरफ होंगी। अगर जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा शिफ्ट होता रहा है, नहीं, वो इस फर्स्ट बार भी- टाइम उस बार भी है। ये फर्स्ट टाइम है विधानसभा में जब एलजेपी साथ में है, जी। तो वो कितना मैटर करेगा नहीं करेगा, ये थोड़ा सा नहीं, हिमांशु- 14 तारीख को। हिमांशु बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, और उसमें मैं स्टिक करना चाहूंगी कि मतलब कि उसी पे चर्चा बढ़ाना चाहूंगी। ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट्स है बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या चल रहा है हिमांशु, क्योंकि भीतर खाने ये भी खबर चल रही है, शशि आप भी बताइएगा उसमें, कि जेडीयू कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रही है और जेडीयू बीजेपी से ज्यादा लीड बनाते हुए सीट्स को लेके आ रही है। कहीं वहां पे भी वोटर्स के बीच में, ईबीसी वोटर्स के बीच में बीजेपी के साथ जाने में गुरेज है। नहीं, एक चीज देखिए कि जेडीयू के नेता खिलाफ क्या कह जो रहे हैं? 20 में माहौल था ना, वो तो है नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल 2020 में था वो नहीं है। महिला है, और महिला पे अगर मैं फिर बोलूं कि जो पहले पैसा दे दे उसकी विक्ट्री होती है, तो एक तमाम एग्जाम्पल हैं। मैया योजना झारखंड में काम कर गई, लड़की महाराष्ट्र में कर गई, मध्य प्रदेश में कर गई, और जिन्होंने घोषणाएं ज्यादा की हरियाणा में या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में, वो स्वीप हो गया। सवाल यह है कि जेडीयू इस बार चुनाव बड़ा डिफरेंट लड़ रहा है। उसके कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं, उसका सबसे बेहतरीन। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। मैं किसी से बात कर रहा था तो बीजेपी ने जो है अपने विधानसभा जो सीट वो लड़ रहे हैं उन्हीं के फेसबुक पेज बनाए, लेकिन जेडीयू ने 243 विधानसभा सीटों पे फेसबुक पेज बनाए हैं। उनके बाकी जो सोशल मीडिया पे हैंडल्स हैं उनपे अकाउंट्स करके उसको चला रहे हैं। सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा काम किया है, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जेडीयू इस बार सोशल मीडिया पे फोकस कर रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने 2015 में किया हो तो किया हो, उसके बाद हमको 20 में नजर नहीं आया था। लेकिन इस बार जेडीयू ने पूरी तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन, सोशल मीडिया, कैंपेन स्ट्रेटेजी उनकी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें, एक चीज बड़ी उठी कि जब बारिश हो रही थी 3 दिन, तो तेजस्वी घर से ही फोन से कर रहे थे, और उधर नीतीश कुमार 500-600 किलोमीटर में गाड़ी से जाके कैंपेन कर रहा है। तो उसको भी उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि देखिए एक 75 साल 74 साल का उन्होंने कहा बुजुर्ग नीतीश व्यक्ति, कुमार हैं तो और मुमकिन दूसरी है। तरफ वो घर से, तो वो उनकी एक स्ट्रेटेजी इस बार नजर आ रही है, और बहुत फोकस्ड वे में वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऑर्गेनिकली इसको बहुत फैलाया है सोशल मीडिया पे। जो बात कर रहे हैं हिमांशु जी कि जो विजुअल थे, गाड़ी वाले विजुअल बारिश के समय, और ये जस्टा पोस्ट करके, ये एक तरफ नीतीश कुमार का विजुअल चल रहा है जिसमें वो गाड़ी से जा रहे हैं, लोग रुक रहे हैं, मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव फोन पे बात कर रहे हैं, रैली फोन से एड्रेस किया है उन्होंने कई सारा।
तो इन वीडियोस को जस्टा पोस्ट करवाया, और वही कि एल्गोरिदम जब एक बार भागने लगता है तो कंटेंट क्रिएटर्स उसको खरीद के खुद से ऑर्गेनिकली बेचते हैं। और एक पुराने पोल स्ट्रैटेजिस्ट, इसी पे ऐड कर रहा हूँ बस, जो नीतीश कुमार के पोल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, वो बता रहे थे मुझे कि इस बार जेडीयू से बेटर, अगर बीजेपी से बेटर अगर स्ट्राइक रेट पहले फेज में कम से कम जो वोट पड़ा है, अगर जेडीयू का हो जाए तो कोई सरप्राइज आप लोग मत मानिएगा। आप लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत हल्के में और कमतर आंका है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कल जिस तरह की वोटिंग हुई है और जिस तरह से महिलाओं का फीडबैक, कतार वतार सब देखने को मिला है, तो वो पोल्स, ये स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, अभी नहीं है। उनका ये भी कहना था कि इस बार संजय झा ने सारी कमान अपने हाथ में पोल स्ट्रैटेजी वाली ले ली है, सारे जो कंपनीज आए हैं वो सब वहां शिफ्ट हो गया है। तो उनके घर पे सोशल मीडिया का वॉर रूम बनाओ। एक नेता है बड़े महागठबंधन के, उन्होंने मुझे कहा है कि आप जानते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है नीतीश कुमार के पास? उन्होंने कहा सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास ये है कि उनके जो 20 साल हैं वो हमेशा कंपेयर किए जाएंगे 15 साल लालू प्रसाद यादव के, और वो हर किसी भी मायने में वो बेहतर निकले। तो आप किसी भी चीज में अगर आप कंपेयर करेंगे 20 सालों को 15 सालों में, क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर है, नियरेस्ट कॉम्पिटिटर, वो 15 साल जो हैं, क्योंकि आज भी आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जंगल राज। नहीं, लेकिन राहुल इसमें एक चीज जरूर है कि इस बार महिला एक फैक्टर है, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा घूमा तो बेरोजगारी, पलायन, एजुकेशन, जॉब्स, ये एक बड़ा फैक्टर अंदर खाने हैं। आप इसमें आप किसी का भी रोल मानिए है। और क्योंकि 2020 में तेजस्वी ने ये कहा था हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तब बीजेपी और एनडीए ने ये कहा था हम 20 लाख रोजगार देंगे। नहीं, वो उन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट में दे देंगे, लेकिन जब जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर 2022 में सरकार बनाई तो तेजस्वी ने ये प्रूव किया कि सरकारी जॉब दी जा सकती है, और 10 लाख जॉब दी गई, वो आरजेडी के साथ रहते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। तो इसमें कहीं एक चीज है कि रोजगार, शिक्षा प्लस आपको पलायन एक बड़ा इशू है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो 40 साल का जो आज व्यक्ति है उसके लिए है, लेकिन जो यंगस्टर है उसको आज जॉब्स और एजुकेशन, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ये सर लेकिन बिहार में ही होता है ये। अगर आप मिडिल इनिंग्स में आके बैटिंग करेंगे और अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा कि नहीं, ये सवाल हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने जॉब क्रिएशन किया, डिलीवरी दी, लेकिन उसी में एक गठबंधन के सिटिंग विधायक जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी चुनाव के 2-3 महीने पहले। वो कह रहे थे इस बार क्यों नहीं माहौल बन रहा है बताइए बेरोजगारी को लेके, क्योंकि आपने जो बहालियां निकाली उससे जो नाराजगी थी कंपटीशन में जाने वाले लड़कों की, वो थोड़ा डाउन आया। और बीजेपी और से जब दोबारा सरकार बना तो आप लोगों ने बहाली के पेपर पे इश्तिहार निकाल दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया, तो बज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इसलिए वो चौपर सभाओं में जो 10 मिनट की सभा तेजस्वी की होती थी जिसमें नौकरी 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 बात करते थे, वो उस तरह का कोई मोमेंटम डेवलप इस बार वेवलेस चुनाव है। अच्छा, हम लोग ना अब लास्ट के राउंड में आते हैं, और रैपिड फायर से पहले मतलब ये जो अमित जिक्र कर रहे थे, मैं मुजफ्फरपुर में थी और मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरा टिक टैक तेजस्वी यादव के साथ हो जाएगा, तो मैं शशि जी से पूछा कितना दूर है, इन्होंने गूगल लोकेशन भी भेजा कि ये तो भाई दिल्ली वाली है या लखनऊ वाली है, इनको क्या पता कहाँ जाना है, कुढ़नी जाना था मुझे, क्योंकि वो रिमोट एरिया था इसलिए मैंने शेयर किया कि वो रिमोट एरिया नहीं, वो वाकई में सच है, बहुत हम मेरा सहयोग किया है। तो वहां पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि 12 बजे से पूरा मैदान भरा हुआ है। हाँ, किस्सा कुर्सी का ले लेंगे और अंकित अपना सर पकड़ लिए, क्योंकि अंकित, हम लोग तो पटना में हैं, अंकित जो है पल पल की जानकारी जो है अपनी ब्रह्म दृष्टि से संजय की तरह पूरी महाभारत का रण जो है वो बतला रहे हैं वहां दिल्ली से। तो मैं ये बता रही थी कि कैसे तेजस्वी की रैली, ये जो जल्दी जल्दी वाली बता रहे हैं, लास्ट डे था, लाल टी शर्ट पहन के तेजस्वी पहुंचते हैं काली गाड़ी में, चॉपर लैंड करता है, हमें लगता है कि हमारा वो मौका आ गया है कि हम टिक टैक कर लेंगे। और मुझे पहले से रिपोर्टर्स ने बोला था, यहाँ पे रोहित ने बोला था, शशि ने बोला था, मत जाइए, हो नहीं पाएगा भीड़ में। और तेजस्वी ने लिटरली 4 लाइन बोली, 4 सवा 4 हो रहा था, 45 मिनट बचा था और उनके पास 4-5 सभाएं बची थी। चॉपर लैंड कर रहा है, लोग खड़े हुए हैं, 4 बजे तक लोग खड़े हुए थे।
मतलब अगर यूपी होता, कहीं और महाराष्ट्र होता, लोग पत्थर मार के कब के चले गए होते। किसी के पास इतना टाइम नहीं। यूपी में तो बोलते ना कुछ खाए पिए, वो लोग सब वहां पे मैदान में खड़े थे, खचाखच भरा हुआ था। और मैंने देखा कि अलग अलग समुदाय के नेता जो हैं वो रैली को एड्रेस कर रहे हैं। कोई माली समुदाय से है, पिछड़े वर्ग से, सब एक एक ईबीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स मंच पे थे। और तेजस्वी आए और मुझे इशारा किए। मैंने कहा दो सवाल। वो आए, सीधे मंच पे गए, उतरे। मैंने बोला कि बहुत लेट हो रहा है, और वो चॉपर से उड़ गए। तो वो नेताओं का ये सिलसिला, ये दौर चलता रहता है। मतलब मुझे लगता है कि चाहे वो तेजस्वी हो या नीतीश हो या यहाँ पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनकी जो रैलियां, कहीं ना कहीं कोशिश होती है। राहुल गांधी ने भी तो की ना, मतलब राजेश राम के कॉन्स्टिट्यूंसी में की। तो मतलब कितना असर होता है वो तो बात की बात है, पर लेकिन कोशिश सारे लोग कर रहे हैं। भले ही बारिश पिछली बार भी उन्होंने सबसे ज्यादा सभा की थी, और इस बार भी अभी पहले चरण में तो उनका नंबर सबसे ज्यादा रहा है तेजस्वी का। मुझे तेजस्वी यादव 80 सभाएं कर चुके हैं। 80 सभाएं कर चुके चुके इस हैं। बार तो 200 का रिकॉर्ड पार कर नहीं, पहले इस बार समय भी तो कम मिला है हिमांशु जी, तो ये बात है थोड़ा सा। मैं अपने प्रिडिक्शन से शुरू करूंगी और उसके बाद मैं आप लोग पर आऊंगी, और उसके बाद हम लोग कमेंट्स पढ़ेंगे। मैंने मतलब ये मेरे प्रिडिक्शंस नहीं है, उसको करेक्ट कर देते हैं। जो मेरे बड़े कांग्रेस के नेता से बात हुई, जो ज्यादा होपफुल, शशि जी आपको चौंकाने वाली बात ये लगेगी और सभी दर्शकों को लग सकती है, वो ज्यादा होपफुल नहीं थे कांग्रेस के प्रदर्शन से, और पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस की कुल मिला के 10-15 सीटें भी आ जाए तो बहुत है। आज हम उनसे बात किए तो उनका थोड़ा सा हाव भाव बदला हुआ था, और उन्होंने बोला कि देखिए, जैसे कि उन्होंने सीटों पे गिनाया कि हम लोग लगभग 11 से 12 सीटें, कांग्रेस शायद 24 या 25 सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस पहले फेज में, हम लोग 11 से 12 सीटें जीत सकते हैं, जिसमें बख्तियारपुर, मसौढ़ी, मनेर और लखीसराय वो गिन रहे हैं। बिक्रम में जहां भूमियार वर्सेस भूमियार है, उसमें अनिल कुमार निकाल सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि छपरा कमजोर है, लेकिन बाकी सारण की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने बोला छोड़ दें, तो बाकी सारण की कॉन्स्टिट्यूंसीज में महागठबंधन अच्छा कर सकता है। और उनका ये कहना है कि मेरा आप लिखा लीजिए, मतलब मेरा नाम बदल दीजिएगा, अगर बेगूसराय में अमिताभ भूषण अगर बेगूसराय में बीजेपी को ना हराए, मुझे लगता है उनका नाम बदलना पड़ेगा। वो भूमि तो उनका नाम आप नया सजेस्ट कर लीजिए, तो वो क्योंकि इस सीट के बारे में तो अच्छा, वो ये कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि 75 सीटों में कांग्रेस की लगभग 12 सीटें आ रही हैं, और मतलब 75 सीटें महागठबंधन की आ रही हैं। तो साहनी साहब का हम कह रहे थे, साहनी साहब खुद कह रहे थे कि अभी तो बहुत जल्दी है, मैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो नहीं इतनी जल्दी पता लगाऊं, पर वो भी कह रहे थे कि 5 सीटें उन्होंने लड़ी हैं, तो 5 में से 3 सीटें वो कह रहे हैं कि काफी उनकी क्लियर हो रही हैं, बाकी 2 में भी हम लोग फाइट पे हैं। नाम पता है? अब और ये भी सीट। और ये भी नेता कहते हैं ना कि नेता तो कभी कहते ही नहीं है। मैंने कल एक बड़े नेता से बात की थी, राजीव प्रताप रूडी भी कह रहे थे कि हम लोग एनडीए धुआंधार सरकार बना रही है। अपनी वाइफ के साथ आए थे, अपनी डॉटर के साथ, तो उन्होंने बोला कि एनडीए तो सरकार बना रही है, बाकायदे उन्होंने वोटिंग की, तो सारे आपको क्या कहें बूथ तो मैं कह रही हूँ कोई नेता मना थोड़ा नहीं। अब ये तो हिमांशु को ज्यादा मालूम है कि उन्होंने मुझे ये क्यों कहा, पर राहुल आपसे चलते हैं। नहीं, अब मैंने अभी कांग्रेस का बताया, तो इधर से चलते हैं। अमित, आप बताइए कि क्या है, रैपिड फायर में आपसे पूछना चाह रही हूँ, फर्स्ट फेज में किसकी कितनी सीट है? नंबर्स मैं नहीं देना चाहूंगा, नंबर्स क्योंकि अभी बहुत टू अर्ली है। और जैसे कि एक महागठबंधन के 2 नेताओं ने मुझे सुबह सुबह बोला कि देखिए महिला वोटर ज्यादा पड़ा है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो है 10,000 वाला, वो खुद ही मान रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं जब तक रिजल्ट आए उस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के हेमंत सोरेन नहीं हो पाए, अपने दम पे चुनाव वो पुल ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ना ही वो यूपी के अखिलेश यादव हो पा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि वहां भी जिस तरह का समीकरण फिट करने की जो कोशिश यहाँ पे हुई जाति के दम पे, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट में कन्वर्ट होता हुआ ग्राउंड पे मुझे नहीं दिख रहा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रिजल्ट के दिन हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं, और तेजस्वी यादव खुद 2020 के तेजस्वी यादव इस बार नहीं हो पाए। तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने मुझे ये बात कही कि इस बार
राजद के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ओवरऑल पिक्चर कैसा आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि राजद अपना पुराना नंबर रिपीट कर सकता है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं उस बात को लेके। ठीक है हिमांशु। मुझे लगता है बीजेपी ने 70 प्लस की बात की है, लेकिन एज इस पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि महिला एक बड़ा फैक्टर है और जो पहला पैसा डिलीवर करता है। महाराष्ट्र में 7500 गए थे, इस बार 10,000 चले गए, और मध्य प्रदेश में भी 1500 रुपए गए, तो वो एक बड़ा फैक्टर रहता है और उसका बेनिफिट बाय एंड लार्ज एनडीए को जाएगा। अगर कोई ऐसा बड़ा उलटफेर ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन बाय एंड लार्ज एनडीए ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। जो जेडीयू की पिछली बार की कमियां थी उन्होंने उसको इस बार ये कहें ये कि कम रैपिड भी फायर क्या। है हिमांशु, ब्रेकअप देना पड़ेगा, मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैंने कहा ना कि अब एनडीए 70 से ऊपर मानता है, तो Breakup? मुझे लगता है कि एज भारतीय जनता पार्टी को है। ब्रेकअप सीटों का मुझे लगता है जो भी है 5 से 7 सीटें, ज्यादा 65 मान सकते हैं। नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी में As such, किसकी कितनी सीटें? कुछ जो मेरी अभी तक लबोलबा बात हुई है उसमें उनका मानना है कि हम 70 से तो ऊपर है, लेकिन जो मेरा आप सब जैसे लोगों से बात हुई, उनका कह रहे हैं 65 से ऊपर का है। तो वो 65 जो से भी ऊपर का है। ठीक है शशि, आपसे देखिए मेरा मानना है कि बम फोड़ दीजिए, बम। नहीं बम नहीं, ऊन बम, गोबर बम नहीं। देखिए बिहारी बम तो यही है कि चिराग पासवान और कांग्रेस, हाँ। इन दोनों के प्रदर्शन पे दोनों गठबंधनों का पूरा भविष्य निर्भर करेगा। चिराग की पार्टी अगर परफॉर्मेंस करती है तो एनडीए ऊपर, और अगर कांग्रेस करती है तो महागठबंधन ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में से कोई परफॉर्मेंस उतना बढ़िया करने वाला है। और अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग, अगर दोनों ही नहीं परफॉर्म करती फिर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार हम लोग लगातार उसको डिबेट कर चुके हैं। नीतीश कुमार बहुत मतलब अच्छी स्थिति उनकी पार्टी की होगी, ऐसा उम्मीद है। तेजस्वी यादव को लेकर के आप उनको कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि मुद्दे हर पॉकेट में इस बार अलग अलग रहे हैं, और महिला वोटर बाकी विश्लेषण बाद में। बहुत कड़ी लड़ाई है। जो 60 और 61 का आंकड़ा है पहले चरण में 121 में, उसमें जो 10 सीटों का एज जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगा। 10 सीटों का एज होगा जी। और अगर इसमें देखें जो छोटे प्लेयर्स हैं बाकी, जैसे मुकेश साहनी हैं और बाकी छोटे प्लेयर्स, वो क्या करने जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला था। हर राउंड के बाद उनके नेता कहते थे हम जीत रहे हैं। इस बार भी बहुत मुश्किल है। और छोटे रीजनल पार्टियों का अस्तित्व तो आप लेफ्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह पे कहीं दिखता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की भी स्थिति वही है। जीतन राम मांझी की पार्टी 1, 2, 3 जगह जो उनके अपने पॉकेट्स हैं वहां वो परफॉर्म करते हैं। आप मतलब बहुत छोटा आकार होने वाला है जो हम समझ रहे हैं कम से कम ग्राउंड। मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़े कितने दे रहे हैं आप? मतलब 121 पे हुआ है ना, तो थोड़ा आंकड़े बता दीजिए ना। क्या आपको मौसमी आप भविष्यवाणी करेंगे, हिमांशु करेंगे, आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, मैं यहीं रहूंगा। यहाँ कोई कोर्ट थोड़ी ले जा रहा है आप? नहीं, लेकिन फिर भी रिपोर्टर्स ऑफ एयर है ना। नाराजगी, अच्छा मैं ये बोल मतलब नाराजगी नेताओं की नहीं होती है, अगर आंकड़े गलत हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। और मुझे मैं किस्सा कुर्सी का मैं सुना देता हूँ आपको। 15 के चुनाव में सारे चैनल एनडीए को जीत दे रहे थे। और मैं लालू यादव के घर पे खड़ा था। उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार का घर एक ही सड़क पे था। नीतीश 7 सर्कुलर में रहते, लालू यादव 10 सर्कुलर में। लालू जी सुबह सुबह दत्तवन लेके निकले थे और उन्होंने हाथ हिलाया, हमसे बात की। हमने कहा बाइट दे दीजिए। बोले ना आज बाइट ना दे। वो भोजपुरी में मुझसे बात करते हैं। मैंने कहा कि दे दी, बोल दी। उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाइट नहीं दूंगा, भोजपुरी में ना दे। और अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि हाई कुर्सी हटाओ, आज एक अपना बैठो। वो जो बेट वाली कुर्सी जिस पर लालू यादव हर इलेक्शन रिजल्ट में बैठते थे, उस कुर्सी पर उन्होंने उस दिन नहीं बैठने का फैसला किया और नतीजे क्या है सबको पता है। तो ये कहानियां आपको सिर्फ रिपोर्टर्स ऑफ एयर में सुनने को मिलती हैं, और सब यहाँ पे मंझे हुए पत्रकार हैं जो जिस तरह से बच बचाव करके चले गए। उसका कारण एक है कि अभी चुनाव का फर्स्ट फेज खत्म हुआ है। और राहुल, तुमने अपना बोल दिया? नहीं भाई फिर माइक रह गया। राहुल, फिर माइक रह गया। तुम्हारा माइक म्यूट हो जाता है। एक तो तुम जेन जी में फंस जाते हो, जेन जी स्टाइल। मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस और महागठबंधन यानी आरजेडी, इनको लगता है कि पिछली ये चुनाव जो है ना, ये वेवलेस चुनाव है। किसी की वेव नहीं है, ना विपक्ष की ना पक्ष की। अब जाइए लोगों से बात करिए, कोई ज्यादा ऐसा नहीं। रैपिड फायर। अच्छा, तो आप क्या आंकड़े हैं, क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि ये जो महिला वोटर है ये ओवर हाइप्ड है।
और सब सारा दारोमदार ईबीसी के ऊपर है, और जो 10,000 रुपए जो दिए गए उसके ऊपर है। और अगर सीट्स की बात करे जाए तो मेरे हिसाब से 80 सीट लाएगा एनडीए, और 121 में 121 में से, और बाकी 41, 42, 43 सीटें जो हैं वो महागठबंधन। कई लोग को ऐसा भी लगता है कि चुनाव पहले महागठबंधन का उठा, उसके बाद थोड़ा सा गिरा और एनडीए का उठा, उसके बाद अब फिर से महागठबंधन का उठ रहा है, और अगला फेज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले फेज में क्या होने वाला है, शशि एक टेक आपसे ले लेते हैं, क्योंकि अगले फेज में क्या, व्हाट टू वॉच आउट फॉर। नहीं, आपने जो साड़ी पहनी है मैं तो देख रहा था, आप तो मिथिलांचल। हम आप लोग से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम मिथिलांचल की अभी तक क्या साड़ी कर रही थी? 1.5 घंटे के बाद किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, इतनी बढ़िया नहीं, हम भोजपुरी बोले। मिथिलांचल की साड़ी आपने पहनी, भोजपुरी भले आपने मैथिली बोली। ठाकुर ने नहीं पहनी, लेकिन आपने पहनी है। और पहनी, और मिथिलांचल के इलाके में भी आगे चंपारण और बाकी इलाके में वोटिंग है, तो वहां बहुत दिलचस्प होने वाली है लड़ाई। वो एनडीए का बहुत मजबूत पॉकेट है, और आरजेडी का मजबूत पॉकेट जो है वो सीमांचल तो मुझे लगता है पिछली बार बहुत गड़बड़ हो गया था तेजस्वी के लिए। वो जो इलाका है कैमूर, भभुआ, शाहाबाद का बचा हुआ इलाका, वहां भी भोजपुरी ही बोली जाती है मौसमी। अच्छा। तो वहां भी दोनों चीजें जो आपने इंडिकेट करी है ना, वो वहां जाकर के फोकस हो जाएंगे, और ये 122 वाला जो है यही तय करेगा कि कौन बिहार का। अच्छा, जो नेक्स्ट फेज है वो तय हाँ, करेगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तय है ना। पिछली बार भी नेक्स्ट फेज में ही तय किया था, सीमांचल गड़बड़ा नहीं बिल्कुल, होता। अब सीमांचल में वो इस जो बार एमआईएम वाला जो हाँ, तो बिल्कुल। सरकार थी। यही हो रहा है। मौसमी मैं एक किस्सा बताता हूँ, क्योंकि शशि ने यहाँ इस हॉल हमें का रैप किस्सा करना बताया। पड़ेगा हिमांशु, बहुत लंबा हाँ, हो गया। बस एक सेकंड के अंदर रामकृपाल यहाँ से निकले और रविशंकर प्रसाद के गए थे। उन्होंने ही पूरी बातचीत की कि ज्वाइनिंग की। तब मैंने रविशंकर जी से बात की थी, तब मैं दूसरे चैनल में, उन्होंने कहा बिल्कुल वो आ रहे हैं और कल शामिल हो जाएंगे। 2015 में मैं इसी होटल के अंदर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा था। मेरे साथ एक मेरे वरिष्ठ थे, दूसरे चैनल में थे, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के व्यक्ति थे। तो मनोज झा प्लेट लेके जा रहे थे, तो मनोज जी को कहा कि अरे आपने बंच ऑफ थॉट जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारा इतना अच्छा तो हमारे नेताओं ने नहीं पढ़ा है। तो मैंने मजाक मजाक में कहा कि अरे इनको भी ज्वाइन कराना है क्या? तो मनोज जी बोले अरे हमको माफ कीजिए। तो अभी जो है मतलब कौन नेता, ये भी जो इशारा कर रहे हैं हिमांशु, वो भी, क्योंकि अगले चरण में ये भी तय हो जाएगा कि बिसात कितनी बराबर या किसका पलड़ा भारी है, और फिर किसको पलटी मारनी है और किसको पलटी नहीं मारनी है। बहरहाल अब बारी है आपकी, क्योंकि अब हमें पढ़ना है। जो इतनी सारी आपने तारीफें या बुराइयां की हैं तो वो हम पढ़ देते हैं, और इतना एफर्ट लेके आप सुनते हैं। एक जना बताते हैं कि ट्रेन में बैठे बैठे हम गलत स्टेशन पे उतर गए। कनाडा से हमारे एक समर्थक हैं, वो लगातार हमें सुनते हैं। बहुत सारे देश विदेश में आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं और अपने रिव्यूज देते हैं। चिट्ठियां में बलिया से भी आती हैं, उत्तर प्रदेश से भी आती हैं, और यहाँ पे सड़क बलिया पर की चिट्ठी अंकित तो नहीं डलवा देता? अंकित समर्थक हैं नेता की, देखिए। अंकित तो अभी अपना सर पकड़े होंगे कि मौसमी बोलना शुरू करती तो बंद ही नहीं करती हैं, और राहुल गौतम को आजकल लोग पकड़ पकड़ के बोलते हैं। आज तक या इंडिया टुडे पे ना देखें, रिपोर्टर्स ऑफ एयर पे हम आपको देखते रहते हैं। तो चलिए आप, क्योंकि खत्म करते हैं, सबको जाना है, हम लोग अगले चरण को कवर करेंगे ग्राउंड जीरो से, यही बिहार से। और जब हम अगली बार मिलेंगे तब बयार बदली होगी, क्योंकि अब प्रचार खत्म हो गया होगा और नतीजों का दिन होगा। तो अनुराग सिन्हा क्या लिखते हैं ये पढ़ देते हैं। सुजीत कुमार झा जी ने जबरदस्त कहानियां सुनाई। रिपोर्टिंग करना जितना आसान है दिखता उतना ही कभी कभी खतरनाक हो जाता है। रवि शर्मा ने लिखा है, ऐश्वर्या और मौसमी जी की बिहार में स्वागत है। बाहर भी है और बिहार में स्वागत है। आप लोग पटना में पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों इस पॉडकास्ट की जान हो। सॉरी ऐश्वर्या इस बारी नहीं जुड़ पाई, ऐश्वर्या दिल्ली पहुंच गई है और उसने हम लोग को डायरेक्शन दिया कि हम लोग यहाँ से करें। अगली बार ऐश्वर्या भी जुड़ेंगी। और मिथुन कुमार ने लिखा है कि मजा आ रहा है ये शो देखने में, रिपोर्टिंग के अंदर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड में भी आपको सुनने को मिला होगा। ऐश्वर्या जी के बोलने का तरीका, संजय जी की शायरी और मौसमी जी के किस्से बढ़िया लग रहे हैं। पिछली बार हमने बताया था कि कैसे हम पिटते पिटते बचे। पिछली बार हम लोग ने आपको बताया था कि यहाँ पे कैमरामैन दीपक है जो बरगद का पेड़ है। आज आपको दूसरा पीपल का पेड़, नदीम, कैमरामैन नदीम बिहार के हैं।
जिनके बगैर तो बिहार में बाहर नहीं होती, उनके बारे में हमने बताया कि कैसे नदीम भी कवर करते हैं लगातार यहाँ पे। अभिषेक गुप्ता ने लिखा है, टीवी न्यूज से ज्यादा तो मुझे ये ऑफ एयर पसंद है, बहुत अच्छा, यही देखा करिए। प्लीज ट्राई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू ट्वाइस पर वीक ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। हैट्स ऑफ टू योर हिडन स्टोरीज, टुडेज एपिसोड वाज अमेजिंग। हेमंत शाह ने लिखा है, नमस्कार, कनाडा से बिहार की इलेक्शन, बिहार से बढ़िया रिपोर्टर्स अफेयर की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है। बसंत राणा ने लिखा है, ये 1.5 घंटे का पॉडकास्ट जो आज 2 घंटे का हो गया है, चर्चा है, परिचर्चा है, बदकही है या फिर बदकूचन, कहना मुश्किल है, खैर जो भी है उपयोगी है, धन्यवाद आपका। और उसके बाद प्रजापति लिखते हैं, प्रजापति शर्मा ये लिखते हैं, इस बार का जो शो है अलग सा था, संजय और हिमांशु भाई नदारत थे, हिमांशु को भी बहुत लोगों ने मिस किया, लेकिन पुराना चावल महका, जो कि है एज ओल्ड एज वाइन। सुजीत झा की बात हो रही है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ अनुभवी सुजीत भाई की। ऐश्वर्या अपने अंदाज में थी, रोहित ने भी सुजीत की तरह ही किस्से कहानी सुनाए और कमी नहीं खलने दी। एक पत्रकार जब हम पेशा लोगों को सुनता है तो उसका आनंद अलग अलग होता है। मौसमी इस बार कुछ बुझी बुझी लगी, उम्मीद करते हैं कि हम बुझे चुप थे ना, बाकी दोनों बोल रहे थे। कारण शायद कांग्रेस की हालत पतली हो रही है। अरे भाई साहब, हमारी हालत नहीं पतली हो रही है, ढूंढा जाए इसको। तो ढूंढ के इस बार इंडियन साड़ी भी लाई हैं आप, इसलिए ताकि आप बुझी ना लगे। नहीं, आप कुछ साड़ी किससे लाई? आप जितनी भी आप लोग तारीफ कर लें, हम कुछ नहीं स्वीकार अरे हम करेंगे। कह रहे हैं साड़ी किससे लाई, तारीफ नहीं करते, सवाल। साड़ी जो है हमारी एक बहुत प्रिय सहयोगी सहेली है रंजिता, जो बिहार की है, उनकी माँ की साड़ी है, और खासतौर से उन्होंने अपील की थी कि मैं मधुबनी की साड़ी पहनूं, मिथिला के कल्चर को की झलक में मैं रिपोर्टर्स अफेयर में दिखूं। पिछली बार सूट पहनी थी तो उन्हें खास तौर से ये मेरे लिए भेजी है। ये भी बिहार की आत्मीयता है, जिसको भी लाते हैं यहाँ पे वो इसी तरह अंदाज में आपको दिखता है। तो द बेस्ट प्रोग्राम आई हैव एवर वॉच्ड एट माई यूट्यूब टाइमलाइन, थैंक्स यूट्यूब, थैंक्स आज तक रेडियो, ये लिखा है इंडियन फैन ने। और इसके साथ ही हम लोग अब किसी का पंखा नहीं बनने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल कारतूस की रफ्तार पे भागने वाले हैं, क्योंकि असाइनमेंट से लेके पूरा चैनल, अगर ये 5 रिपोर्टर यहाँ पे बैठे हैं तो धीमी गति का समाचार हो जाएगा। और खासतौर से शशि जी, जो यहाँ के बिहार की पूरी पत्रकारिता की आज तक की जान है और शान है, शुक्रिया आपके लिए, आपको खासतौर से शशि जी। इनको पकड़ के लाना पड़ा है, बहुत लोग से मुझे लड़ना पड़ा है, और इनको कहा गया है, इनको अल्टीमेटम मैंने यूपी स्टाइल में धमकाया है, तब ये यहाँ पे बिराजे है। शुक्रिया, थैंक यू हिमांशु, अमित एंड राहुल। आज हमारे दोनों लेफ्टिनेंट थोड़ा कम बोले, क्योंकि जब 2 बड़े वरिष्ठ पत्रकार आमने सामने होते हैं तो जाहिर तौर पे अगली बार इनकी बारी होगी। लेकिन आपको बता दें कि जब हम फिर से मिलेंगे तब चुनावी नतीजे आ चुके होंगे, पूरी जितनी भी धुआंधार सियासी बारिश होगी वो हो चुकी होगी, और देखना होगा कि क्या कमल खिलता है या लालटेन जलती है या तीर चलता है, किस तरह से किस करवट उठ बैठता है, और हमारे प्रिडिक्शंस जो हैं कितने सही होते हैं, हमें मत पकड़िएगा। चलिए, सलाम, नमस्ते। Reporters off